हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या गोल्ड सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे ही चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, जहां पर हमारी टीम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में मिल रही है। और जैसा कि हम मिलते हैं भौतिकी के साथ में, तो इसी सिलसिले में हम आज फिर आ गए हैं अपने अगले सेशन को लेकर के। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर पूर्ण है विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज के इस सेशन को। तो भैया आज के सेशन में हमको देखना है बल और गति के नियम का सेकंड पोर्शन। हमने इसके पिछले वाले सेक्शन में देखा था बल तथा गति के प्रथम पोर्शन में बल तथा गति को पूरी तरीके से हमने देख लिया, जहां पर हमने पूरी परिभाषाओं की सबकी बात कर ली, सारे फॉर्मूलेज हम बना चुके हैं। तो हम इसमें क्या बात करने वाले भाई, हम इसमें बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन को। तो भाई इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पोर्शन में क्या है, तो देखिए यहां पर हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि भाई गणितीय निरूपण तो हमने सब किसी चीज का कर दिया, लेकिन ज्यामितीय निरूपण का क्या करें। बोले ये क्या है यार गणितीय निरूपण और ज्यामितीय निरूपण। तो एक बात समझिए, मैथमेटिकली किसी चीज को प्रूफ कर दिया तो साइंस ने मान लिया, है ना। साइंस का सीधा सिंपल सा मतलब है, भैया आप कह रहे हो अच्छी बात है, आप जो कह रहे हो वो थ्योरी हो गई, मैंने मान ली, लेकिन कब मानूंगा, जब आप उसको गणितीय रूप से प्रूफ कर दो। मतलब मैथमेटिकली हर बार वही इनपुट्स देने पे आउटपुट सेम अगर आता है तो मैं ये कहूंगा कि भैया हां आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप मुझे एक और चीज बनाओगे, वो कहेंगे क्या कि आप ग्राफीय रूप से ग्राफिकली भी मुझे प्रेजेंट करके दें, ग्राफ के जरिए उसको प्रदर्शित करके दीजिए, क्या वो ऐसा होता है कि नहीं। क्या मतलब भाई, तो जैसे हमने एक बात कही कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में आपने कुल तय की गई दूरी ले ली और कुल समय ले लिया, ठीक है, औसत चाल आपने निकाली, लेकिन भाई वो बीच में रुका था, है ना। पता चले कि कुछ दूर आगे गया था, फिर थोड़ा सा ऐसा पीछे आया था, फिर आगे की तरफ चल के गया। बहुत सारी घटनाएं क्रम हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। कंटिन्यूअस है था कि नहीं था, लगातार था कि नहीं था, बीच में रुका था, क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन गणित नहीं दे सकती। गणित तो सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे सकती है कि टोटल आउटपुट क्या हुआ। मतलब मैं ऐसा कहता हूं, एक मग लिया, एक दूसरा मग लिया, इस मग में 2 लीटर पानी था, इस मग में 2 लीटर पानी था, इस मग से इस मग में 2 लीटर पानी को डाल दिया, तो भैया इस मग में कुल 4 लीटर पानी हो गया। यह गणित ने कह दिया 2 + 2 4। लेकिन गणित ने यह नहीं बता पाएगा कि भैया ये मग में जो पानी था, मैं पता चले 1 लीटर पानी सवेरे डाला फिर गया, अब शाम को आऊंगा फिर 1 लीटर पानी इसके अंदर डालूंगा, तो शाम को भैया 2 + 2 4 हो गया। लेकिन ये बीच में टाइम लगा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, कैसे पता लगेगा, है ना। तो भैया ये पता नहीं लग सकता। मैं और एक अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसा आपको पता है, आपने ये चीज पढ़ी है कि जो साइकिल का पहिया है ना, इसकी अगर मैं त्रिज्या दे दूं, इसकी त्रिज्या दे दूं, तो आप इसकी निकाल लेंगे क्या, परिधि, और ये जितनी परिधि होगी उतना ही एक बार घूमेगा तो उतनी दूरी तय करेगा। ये परिधि के बराबर ही एक बार घूमने में क्या तय करेगा, दूरी। ये बात सत्य रही। लेकिन आपको मैं जब ऐसा पहिया बना दिया चौकोर, और इसको लगा दिया मैंने वही साइकिल में, अभी भी तो भुजा ए है, और इसकी जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा, अगर ये पूरे चल जाए, ये चौकोर डब्बा एक बार पूरा चल जाए, तो ये परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा। ये परिमाप के बराबर क्या तय करेगा, दूरी। अब बताइए पहिया ये लगाऊं या साइकिल में पहिया ये लगाऊं। भाई गणित ने तो कहा बिल्कुल सत्य कि एक बार घुमाओगे तो जो उसकी बाउंड्री है उतनी दूर चली जाएगी, लेकिन मुझे जब इसको देखूंगा, जब आपको रियल में पता भी है कि जब ये लगाएंगे तो साइकिल चलेगी नहीं ना, ऐसा रख गया तो अगला वाला कैसे फेस आएगा। लेकिन अगर वो वृत्ताकार होती तो इजीली घूम जाती है। तो ये कौन बताएगा, ये दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा कि इसमें जो था ब्रेक हो रहा था और ये जो था ये स्मूथ चल रही थी, ये कौन दिखाएगा। तो ये गणित नहीं दिखा सकता। गणित ने तो कह दिया भैया परिधि के बराबर, या फिर वही परिधि अगर इसमें हो तो परिमाप के बराबर होता है, गणित ने तो कह दिया। गणित के हिसाब से तो सही हो गया। लेकिन हमें पता है कि भैया ये रियल प्रैक्टिस में दिक्कत करेगा। तो रियल प्रैक्टिस को हम निरूपित करने के लिए यूज करते हैं ग्राफ। किसको, ग्राफ को। ग्राफ क्या होता है, आपने खूब सारे बनाए होंगे।
ग्राफ में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा एक्स अक्ष और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे उसको रखते हैं, हमेशा एक्स अक्ष पे उसको रखते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं करता हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, और वाई अक्ष पे उसको रखते हैं जो डिपेंडेंट हो। अच्छा, ये बार बार मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको वो जो फ्रेम वर्क करके आ रहे हैं ना, जो फ्रेम हमने बनाई थी, वो पूरा फ्रेम के हिसाब से ही सब कुछ चले, ताकि आपको आसान लगे, इजी हो। बहुत सारा कुछ नहीं करना भाई, बहुत छोटा सा क्लू पॉइंट आप पकड़ के चल रहे हैं। हमने कहा ही था ना, एक नोड पकड़ेंगे और पूरे धागे खोल देंगे, वही तो कर रहे हैं। एक अक्ष पे हमेशा होगा इंडिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर नहीं करता हो। वो कौन है? सब में देखा था, सब में समय था भैया, फिक्स हो गई समय। इस चैप्टर के अंदर जब जब भी एक्स एक्सिस पे आएगा वो आएगा समय। क्या आएगा? समय। वहां अक्ष पे जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा भैया जो निर्भर करने वाला, मतलब क्या? दूरी, विस्थापन, वेग। क्या क्या? दूरी, विस्थापन और वेग। आप कहेंगे भैया वो स्थान परिवर्तन क्यों नहीं? तो स्थान परिवर्तन कोई तो नापा था ना दूरी में, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ी था गति। तो भैया क्या हो गया? ये हो गया क्या? इंडिपेंडेंट, और ये हो गया इसके ऊपर डिपेंडेंट। क्या? ये इंडिपेंडेंट और यहां पे हो गई डिपेंडेंट। अब ग्राफ में दो चीजें निकाली जाती है, ठीक है। एक निकाला जाता है इसकी स्लोप, मतलब इसकी ढाल। क्या निकाली जाती है भाई? इसकी ढाल। और दूसरी इसमें निकाली जाती है इसका क्षेत्रफल। किसी भी ग्राफ में दो ही काम करना होता है। क्या भाई? ढाल निकालना होता है और उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या क्या? ढाल और क्षेत्रफल, ठीक है। ढाल और क्षेत्रफल निकालने से क्या फायदा होता है? तो उससे फायदा मिलेगा कि वो नए नई चीजों को जन्म देंगे। मतलब ये इधर में समय है, और चलिए यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि यहां पे दूरी समय ग्राफ है, ये यहां पे दूरी है और यहां पे समय है, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें डाउट रहती है, बहुत परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स कि भैया ये सब ग्राफ पता नहीं क्या चल रहा है। भाई कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इधर इंडिपेंडेंट, उधर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सिखा के ला चुका हूं। यह समय होगा हमेशा। चलो पहले दूरी, आगे क्या करेंगे? फिर विस्थापन वाले को भी ले आएंगे, और क्या करेंगे? फिर वहां पे वेग को भी रखेंगे, ठीक है। अभी दूरी को रखा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? तो एक समान की बात करें, मतलब एक समान कैसे पता चलेगा? एक समान पता करने का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एक समान है, ये अगर सीधी रेखा बन रही है तो क्या है? एक समान। और अगर ये असमान होती तो देखिए ऐसा कुछ होता, ये होगा ये असमान। जो मैंने अभी बनाया ये असमान। असमान क्यों? क्योंकि यहां से 20 तक आने में देखिए जो परिवर्तन हुआ वो कम हुआ, और अगर मैं बात कर लेता हूं इस 40 सेकंड में, तो यहां तो भैया अनंत पे जाके मिलेंगे, बहुत सारा परिवर्तन हो गया। अगर बीच में मैं एक बात कर लेता हूं 30 पे, तो ये देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन हो गया। अच्छा, ये परिवर्तन कैसे देखेंगे, ये भी आपको समस्या होगी, तो चलिए पहले उसकी ही बात कर लेता हूं मैं, परिवर्तन की, फिर आएंगे अपन इस मुद्दे पे। चलिए परिवर्तन कैसे देखें? परिवर्तन कहने का मतलब होता है कि इसके निर्देशांक लिखते हैं। जैसे ये 20, ये पॉइंट है 20। अब 20 पर से ये ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और यहां से यहां को एक मिला दिया। ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट के मान को रख लेंगे। कैसे भाई? तो ये 0 था, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। मतलब एक पॉइंट, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 4, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 4। मैं ग्राफ पूरे तरीके से सिखा रहा हूं भाई। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 8, ये जो हो जाएगा 10, ऐसे ये होगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, और ये हो गया 20, ठीक है। अब ये 20 हो गया। इधर कितना भाई? तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या? ये भी 2 2 के चल रहे हैं। ये 2, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो गया 6, ये 8 और ये 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये 11, सॉरी ये 12, और ये 12, और ये कितना हो जाएगा? 14। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया 13, करीब करीब 13, बीच में आ रहा है ना, मान लिया 13। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन लिखना चाहते हैं, निर्देशांक लिखना चाहते हैं, तो पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y। तो 20,13 क्या बन गया? 20,13। ऐसे ही एक पॉइंट और मार्क कर लेते हैं। तो एक पॉइंट और मार्क कर लिया, ये 40 पे मार्क कर लेते हैं। ये 40 वाली लाइन सीधी गई है, ये 40 वाली लाइन सीधी गई है यहां पे, और इधर से ये मार्क कर लेते हैं। ये बीचों बीच में आ रही है, मतलब ये 20 है, ये 22 24 26, और ये हो जाएगा 27। तो इस पॉइंट को क्या लिख लेंगे? तो इसको लिख लेंगे 40,27। अब ऐसे ही करके हम वैल्यूज निकालते चले जाएंगे, ठीक है। 27 क्या? ये 26 होगा, ठीक है। 26 कर लेते हैं।
ठीक, तो क्या हो गया भाई, 26 आ गई, 40 पे 26, मतलब ये ऐसी तरीके से और पॉइंट्स मिलेंगे। अब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, तो ये दोनों पॉइंट को उठा करके एक स्केल रखेंगे और इस स्केल से इसको जोड़ देते, और जोड़ने के बाद इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी पीछे बढ़ा करके ओरिजिन तक ले आते हैं। हमने पढ़ा है भाई मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी भाई चौराहे से 20 किलोमीटर आगे तो चौराहा मूल बिंदु हो जाता है, ये ओरिजिन होगी। ये स्ट्रेट लाइन मिली ना, सीधी रेखा, अगर आपके पास सीधी रेखा मिलती है मतलब वो एक समान है, अगर आपको सीधी रेखा मिल रही है मतलब एक समान है, मतलब बराबर परिवर्तन है। देखिए 20 था तो 13 था, 20 का डबल कीजिए तो ये 40 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 26 हो गया ना, ये 13 दूना 26 और ये 20 दूना 40, बराबर समय में बराबर ही तो परिवर्तन हो रहा है। अगर यहां पे परिवर्तन निकालेंगे और यहां पे परिवर्तन निकालेंगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है, बराबर बराबर चल रहा है। तो ये हो गया भाई हमारा क्या, एक समान गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ठीक है, क्लियर है आई थिंक। अब चलिए जो हम चर्चा कर रहे थे उसकी बात करते हैं कि भाई यहां पर जो ये 2 पॉइंट दिए हैं, एक समय दिया है और इधर में दूरी दिया है, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं निकालना, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं स्लोप, ढाल निकालना। ढाल मतलब ये कितना लुढ़का हुआ है भाई, ये ऐसा भी लुढ़क सकता था, ये और इधर आ सकता था, मतलब ये एक लाइन ऐसी भी तो बन सकती थी, ये भी तो बन सकता था, ये भी तो हो सकता था, ठीक है। तो ये अगर सभी हो सकते थे, अगर आप कॉम्पिटेटिव में थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा भी रुझान रखते हैं, हम हालांकि बात करेंगे अपने एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, लेकिन थोड़ा सा कि अगर आप उसमें रखते हैं तो इनमें ग्राफ में बहुत सारा अंतर पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरे ग्राफ्स में कि भैया ये चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण का मान, ये काले वाले के लिए और ये सबसे ऊपर वाले के लिए, सभी के लिए कोण का मान अलग अलग है। तो ये कोण के मान को ही हम क्या कहते हैं, ढाल, स्लोप, क्या कहते हैं भाई इसको, स्लोप, ढाल। और इसका जो ढाल है ये किसी बात को प्रदर्शित करता है, ये ढाल किसी बात को प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करेगा, तो आपको करना होता है इसके लिए कैलकुलेशन। कैसे, 2 पॉइंट मार्क कर लिए, देखिए एक ए और एक यहां पे मार्क कर लिया बी, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। ए से एक नीचे की तरफ लंब डाला तो इसको हमने कहा क्या, T1, और बी से एक लंब डाला और इसको हमने कहा क्या, T2। ये हो गया T1 और ये हो गया T2, मतलब 2 पॉइंट यहां पे मिल गए, ये T1 मिल गया और ये पॉइंट मिल गया मेरे को T2। सिमिलरली इसी पॉइंट से जब मैं इधर की तरफ आऊंगा, ठीक है, ये देखिए जब मैं यहां पे आऊंगा तो मैंने इधर क्या लिखा है भाई, दूरी, तो दूरी को इसको कह दिया भैया ये है मेरा S1 और ये है मेरी दूरी S2, 2 दूरियां यहां पे होगी। अब देखिए ढाल कैसे निकलेगा, मैं मार्क कर रहा हूं, जरा देखिए क्या करे भाई। तो यहां पे इस लाइन को, S1 वाली लाइन को A से हमने एक्सटेंड करके बढ़ा करके यहां पे C पे एक पॉइंट और मार्क कर ली। ये C क्या भाई, ये ऊपर से एक आ रहा था उन दोनों का, और ये हमारी जो लाइन थी पहले से वो। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन चुकी है मेरी एक यहां पे त्रिभुज, और ये त्रिभुज का ये वाला कोण कितना है, ये कोण है 90 डिग्री। तो जब ये कोण 90 डिग्री है तब इसमें एक नियम लगता है, आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर जो कोण बना है यही मुझे चाहिए, तो कोण बराबर क्या होती है, चाप बटा त्रिज्या। चलिए ये वाली बात अगर नहीं भी याद आए तो भी आप लिख सकते हैं क्या, ढाल बराबर, यही कोण को मैं ढाल लिख रहा हूं, स्लोप, ढाल बराबर हमेशा हमेशा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मैं और एक फॉर्मूला दूंगा, लंब बटा आधार, आप चाहे इसको करिए या फिर आप ऐसा याद रख लिए हमेशा, ढाल बराबर है ना, ढाल बराबर क्या होगा भाई, तो ढाल बराबर सदैव y अक्ष अपॉन x अक्ष। भाई y अक्ष के जो मान में परिवर्तन हो रहा है अपॉन y अक्ष के मान में जो परिवर्तन हो रहा है अपॉन x अक्ष के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो। भाई ये क्या लिख दिया, तो आइए देखते हैं। तो यहां पे ढाल निकालना है, ढाल जो है ना, ये जो ढाल है, ढाल बराबर y अक्ष पे क्या है, तो y अक्ष पे आप ध्यान से देखिए दूरी है, y अक्ष पे क्या है, दूरी, नीचे क्या है, समय, तो ये हो गया भैया दूरी, नीचे क्या आ गया, तो नीचे आ गया समय। अब आप बताइए ये ढाल क्या हो गया, दूरी बटा समय क्या कहलाती है, चाल। तो मतलब ये जो लाइन जो दिखा रही है क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है मुझे चाल। और चूंकि ये अगर एक दिशा में चल रहा है, सेम दिशा में चल रहा है, तो ये जो दूरी है इसी चीज को अगर मैं कह लेता हूं क्या, विस्थापन, क्या कह लूं, विस्थापन। तो ये जो चाल जो दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, वेग,
ये क्या बदल जाएगा, वेग। मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है वेग को। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग को। कैसे पता लगा भाई, ये ग्राफ मेरे को आज तक तो नहीं समझ में आ रहा था, तो अभी पता तो चल गया ना, y बटा x, y बटा x। y में क्या दिखा, तो y में दिखा आपको भैया दूरी, विस्थापन, और नीचे क्या दिखा, x मतलब समय। अच्छा, और भी पता करने के तरीके थे मालूम, ये मीटर होगा और ये सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है, तो मीटर प्रति सेकंड होती है भैया चाल की और वेग की। तो भाई एक समान चल रहा है, सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो भैया वही चाल तो वेग कहलाता है ना। वही जो चाल था वो क्या कहलाने लगता है, वेग कहलाने। तो ये केस का, ये स्लोप किस बात को बता रहा है, वेग को। अब आप बताइए ना, वेग जो है एक समान रूप से बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, मतलब ये क्या हो रहा है, एक समान वेग। ये क्या हो गया, एक समान वेग। और जब असमान होगा ना, तो आप ऐसा समझ के चलिए, ऐसा हो गया भैया, ये असमान हो गया। ये क्या हो गया, असमान। कैसे हो गया असमान, तो आप देखिए 20 पे इसका परिवर्तन अलग है, 40 पे अगर आप स्लोप देखते तो देखिए इतना ज्यादा स्लोप हो गया। 20 पे इतनी से स्लोप, इतनी से डाल, और 40 पे इतना सारा, तो ये क्या एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो रेड कलर से मैंने भी जो वहां किया है, ये एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा क्या, असमान, है ना, ये कहलाएगा असमान। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। समय को एक्स अक्ष के साथ लिया जाता है और दूरी को वाई अक्ष के साथ में। दिख रहा होगा भाई, समय को एक्स, वाई में दूरी। हमने कह भी दिया था कि भैया ये एक्स अक्ष में जो भी लेंगे ये इंडिपेंडेंट होगा, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। भैया बिल्कुल जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ये अपने लाइफ में रख लीजिए, हमेशा काम आने वाले हैं, हमेशा के लिए। सिर्फ इसी में नहीं, मैथ्स के फॉर्मूले भी जब बना रहे होंगे तब भी, सिर्फ 9th में नहीं, 10th 11th 12th कभी भी जाएंगे फॉर्मूले में ये काम आने वाला है भैया। यही तरीका है सीखने का। चलिए, दूरी समय ग्राफ को बहुत शर्तों के अंतर्गत नियोजित किया जा सकता है, जहां पर वस्तुएं एक समान चाल से असमान चाल से गति करती हैं या विराम अवस्था में रहती है ना। तो जैसे असमान वाला अगले ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। यहां पे जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये विराम अवस्था कहलाएगा ना। यहां पे ये कुछ नहीं चल रहा है, भैया दूरी 0 है, समय भी 0 है। ये जो ओरिजिन है, यहां पे दूरी भी 0 और समय भी 0, मतलब वो रुका हुआ है। अब एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति जो है ना, ये सबसे ज्यादा ये जो पॉइंट है ये पूछी जाती है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं। भाई एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी प्रकृति होती है भाई, ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ये जो सरल रेखा है ना, ये क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये असमान होती तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ये वक्र है। असमान के लिए प्रकृति क्या होगी, वक्र। और एक समान के लिए प्रकृति कैसी हो रही है, तो एक समान के लिए प्रकृति हो रही है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, कैसी हो रही है, सीधी रेखा। तो इसको याद भी रखेंगे कि भैया ये आपको आराम से पूछा जा सकता है, या फिर अगर कोई आपसे डिस्कस करता है, जैसा मतलब मौखिक तौर पे किसी को ग्राफ कैसे बताएंगे, भाई कहेंगे ग्राफ तो भैया ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन मौखिक तौर पे भी ग्राफ आप बता सकते हैं इस लाइन से कि भैया एक समान, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है, जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे वो एक समान होगी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आ गया भैया वही असमान, और अभी जैसा कि डिस्कस करके लिए है, ये देखिए वो डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट, और ये देखिए ये वेरिएट होने लगी। ये क्या हुआ, 2 सेकंड में जो परिवर्तन हुआ वो बस इतनी सी था, ये ढाल था, ये ढाल था। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं किसमें, आप चेक करना चाहते हैं 8 सेकंड पे, तो 8 सेकंड पे चेक कीजिए, ये रहा। आप बताइए दोनों में कोण के मान में अंतर, ठीक है, दोनों के कोण के मान में अंतर आप बताएंगे तो देखेंगे ये छोटा कोण बन रहा था, ये देखिए ये ब्लू से बना रहा हूं, ये छोटा कोण है, और जब ऊपर वाला रेड वाला बनाया तो ये बड़ा कोण आया। तो मतलब क्या दिख रहा है भाई, तो मुझे साफ सुथरा दिख रहा है कि भाई दोनों के मानों में जो अंतर है, कोण के मान में जो अंतर है वो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, असमान रूप से। तो क्या करेंगे भाई, तो इसमें देखिए असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है, एक वक्र रेखा होती है। यह वक्र है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सरल रेखा नहीं है, वक्र लाइन है। अच्छा फिर से ये तो भैया ये तो बिल्कुल घोंट जाइए, है ना, क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे क्या भाई, तो एक्स पे समय और वाई पे वेग, ठीक है। वाई पे जो है दूरी को, वाई पे किसको भैया, वाई पे जो है वो दूरी को दर्शाएंगे, ठीक है। अब यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है ना, तो उसके साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपन ने यहां पे दूरी समय के लिए बनाया है ग्राफ, ऐसे ही हम किसके लिए बना सकते हैं भाई, वेग के लिए भी, है ना। तो जो डिस्क्रिप्शन है ये किसके लिए भाई, वेग के लिए चल रहा है, तो वेग के लिए भी हम सिमिलरली चीजें बना सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम।
आगे हमारा गति का ग्राफीय प्रदर्शन में अगला पॉइंट कि भाई एक समान तो चल रहा था, सरल रेखा में जब चलेगा तब कैसे होगा, मतलब कांस्टेंट जब चलेगा, कांस्टेंट भाई ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, देखिए ये एक समान चाल से चल रहा है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई बदल ही नहीं रहा, कैसे पता चला भाई, तो यहां पे रखा हुआ है वेग और यहां पे रखा हुआ है क्या, समय, यहां पे वेग और यहां पर समय। इसमें एक चीज और सिखा देता हूं, मैंने आपको बोला कि एक तो आपने निकाल लिया क्या स्लोप, स्लोप मतलब क्या, आपने निकाल लिया ढाल, ढाल ने आपको एक वैल्यू दी, और दूसरा निकाला जाता है क्या, क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, पूरा ही लिखता हूं, दूसरा क्या निकाला जाता है भाई, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या देगा, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, जरा इसमें क्षेत्रफल निकालना आसान है, मैं इसमें क्षेत्रफल की पहले बात कर लेता हूं। क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो आपको कलर्ड सेक्शन दिख रहा है, इस कलर्ड सेक्शन का आपको क्षेत्रफल क्या मिलेगा, बताएंगे क्या, तो आप कहेंगे भैया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये एक पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया, ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट डी, तो एबीसीडी आपको क्या दिख रहा है, तो एबीसीडी एक आयत, क्षेत्रफल किसका निकालेंगे भाई, तो क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, एबीसीडी आयत का, एबीसीडी आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भैया हमको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा लंबाई में क्या है, तो लंबाई मतलब आपको लिखनी होगी लंबाई में यहां पे कि भाई लंबाई में ये हो गई हमारी वेग, ठीक है, या समय लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, अगर लगता है इसको लिखना है तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, मैं तो नॉर्मली सी डी, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, सी डी इंटू बी डी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही लिखते हैं ना, दो भुजाओं के गुणा, तो ये क्या है भाई, ये समय है, यहां हो गया भैया समय। अच्छा सी डी समय है ना, देखिए सी डी क्या है, T2 माइनस T1 है ना, T2 माइनस T1 मतलब समय, और जो ये है BD, ये क्या दिख रहा है भाई, ये क्या है, वेग है, ये वाई पे क्या रखा हुआ है, वेग रखा हुआ है, तो यहां पर रख दीजिए वेग, क्या मिलेगा भाई, अगली लाइन में मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, समय को ऐसे ही छोड़िए, वेग को लिख सकता हूं क्या मैं, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, काट दीजिए, क्या मिल गया भाई, तो आपको मिल गया क्या, विस्थापन, क्या मिल गया, विस्थापन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जब वेग में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब वेग समय ग्राफ हो, तो वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ये हमको देता है वैल्यू विस्थापन की, किसकी वैल्यू देगा, विस्थापन की। तो स्लोप ढाल क्या देगा, तो ढाल के लिए आपको बताया ना y अपॉन एक्स, स्लोप कभी भी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, y अपॉन एक्स, y में क्या है, तो y में भैया वेग, x में क्या है, तो x में समय, तो वेग बटा समय क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया ये त्वरण, तो मतलब इसका ढाल जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, त्वरण, और जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या दे रहा है, विस्थापन। समझे या नहीं भाई, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमको दो वैल्यू देता है, एक तो वो स्लोप, स्लोप हमेशा कैसे निकालते हैं, y अपॉन एक्स करके, तो y अपॉन एक्स में मुझे क्या मिला भाई, त्वरण मिला, y अपॉन एक्स किया तो वेग अपॉन समय क्या मिला, त्वरण। और जब हमने बात किया किसकी, इसकी क्षेत्रफल निकालने की, ये जो कलर्ड सेक्शन है इसको निकालने की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या देखा भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसने क्या दिया, तो इसने दिया विस्थापन, मतलब जो एरिया अंडर द कर्व है या एरिया अंडर द ग्राफ है, ये क्या देगा हमको, हमेशा देगा विस्थापन, विस्थापन का जो मान है वो देगा, और जो इसका स्लोप है वो देगा त्वरण। अब एक बात बताइए ना, यहां से मतलब ये ए से बी तक पहुंचने में क्या कोई ढाल मिलेगा, क्या कोई कोण का मान निकाल पाएंगे क्या, आप यहां पर कोण जितना निकालेंगे उतना ही यहां पे मिलेगा, मतलब कोई कोण ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है समय के, समय के कैसा चल रहा है भाई, पैरेलल, समय के जब भी ये पैरेलल चलेगा मतलब कोई कोण का निर्माण नहीं कर रहा, पैरेलल मतलब क्या, 0 डिग्री ना, जब कोण का निर्माण नहीं हो रहा है इन दोनों में, तो भैया इसको ही हम क्या कह लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं कि भैया ये सरल रेखा में गति में परिवर्तन, मतलब सीधी रेखा में ये गति में परिवर्तन है। यहां पर जो विस्थापन आएगा, मतलब जो त्वरण आएगा, त्वरण कितना है इस केस में, इस केस में त्वरण ये है, त्वरण जो है शून्य है, इस केस में त्वरण जो है ये शून्य है। क्यों भैया त्वरण शून्य है, क्योंकि वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग परिवर्तन का दर होता है, ये हो गया मेरा u, और मैं इसको कह लेता हूं मान लो v, तो भैया u माइनस v करेंगे, कुछ अंतर आ रहा है क्या, नहीं। चलिए तो ये तो हो गया भैया शून्य। अब करते हैं हम थोड़ा आगे बात,
है ना, ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना, स्लोप नहीं मिल रही यहां पे। अच्छा आगे करते हैं भाई, एक समान त्वरित गति से गतिमान, वहां पे त्वरित नहीं होती, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 आई थी ना। अब देखिए यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है कि यहां पे ये वेग और ये जो समय है, इसमें यहां पे ये कोण बन रहा है, समय बढ़ते जा रहा है तो वो जो वेग का मान है वो बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेटर तेज हो रही है ना, गाड़ी तेज हो रही है ना, क्योंकि वेग का मान समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चला जा रहा है। तो यहां पर जो हमने दो बातें करी थी कि हर एक ग्राफ में हम दो चीजें देखते हैं, एक हम क्या देखते हैं भाई, एक हम देखते हैं उसका स्लोप, मतलब एक देखते हैं उसका क्या ढाल, एक हम उसका क्या देखते हैं, एक देखते हैं हम उसका ढाल। तो भैया एक हो गया हमारा ढाल, ढाल यहां पर भी निकालेंगे तो वही है ना क्या, y अपॉन एक्स, क्या कहते हैं भाई, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स मतलब क्या, वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या कहलाता है, तो भैया ये त्वरण, तो समझ में आ रहा है कि भैया ये हो गया त्वरण। और दूसरा मुझे क्या निकालना होता है भाई, दूसरा निकालना होता है क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पे दो सेगमेंट्स है, एक ऊपर ये आपको त्रिभुज दिख रहा है और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, ये आपको आयत दिख रहा है। तो आयत वाला तो मैंने अभी निकाल के दिखाया था, चलिए मैं त्रिभुज वाला निकालता हूं। त्रिभुज के लिए क्या होता है भाई, हाफ है ना, आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार है एडी और ऊंचाई है ईडी, ये हो गया भैया एडी गुणे ईडी, क्या हो गया, आधार हो गया एडी और ये हो गया ईडी। अच्छा एडी क्या है भाई, तो एडी है आपका समय और ईडी क्या है, ईडी ईडी, तो ईडी है हमारा वेग। अच्छा तो फिर से मैं आगे बढ़ जाता हूं भाई, तो ये हो गया समय गुणे वेग, मतलब क्या, तो वेग मतलब आप कहते हैं विस्थापन बटा समय, ये समय से समय कट गया, क्या मिला, विस्थापन। तो मैंने क्या सिखाया अभी कि आपको वेग समय ग्राफ जब भी दिया हो, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में इसका जो ढाल है वो ढाल आपको देगा त्वरण, क्या देगा, त्वरण, और जो इसका क्षेत्रफल है वो हमेशा आपको देने वाला है क्या, विस्थापन, क्या देगा, विस्थापन। चलिए तो क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे त्वरण के मान में बदलाव नहीं आता तो वह एक समान वेग है, मतलब त्वरित नहीं हो रही, एक समान त्वरण भाई उतने से ही चली जा रही, और अगर उसके मान में बदलाव होता जा रहा मतलब क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ती जा रही, मतलब आप कह सकते हैं कि त्वरण का पॉजिटिव मान आ रहा है ना, ये कैसा मान आ रहा है भाई, त्वरण का पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक मतलब जो वेग है वो बढ़ रहा। अच्छा इसी ग्राफ में एक और चीज हो सकती है, वो क्या भाई, तो वो ये हो सकती है ऐसा एक ग्राफ हो जाए। अब बताइए इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, तो भाई इस ग्राफ में भी फिर से वही चीज दिख रहा मुझे कि पहले 0 पर इसकी वैल्यू वेग की कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, और जब अपन आए यहां पे 30 सेकंड पे तो वेग का मान कितना हो गया भैया, 0, मतलब ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ चल रहा है ना, घट रहा है, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, मंदन। जब आपका त्वरण कैसा हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो उसी चीज को हम कह लेते हैं मंदन, मतलब जो डीएसेलरेट करने का जो कह सकते हैं उसको कहते हैं क्या, रिटार्डेशन, रिटार्ड होना मतलब धीरे 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 कम होना, ब्रेक लगाते हैं मतलब आप रिटार्ड करते हैं, मंदन कर रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होगी, रुकने वाली है, ये गाड़ी यहां पे आकर रुक गई, इसमें आपने शुरू करी तो गाड़ी रुकी हुई थी, धीरे 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 बढ़ने लगी, मतलब ये प्रारंभिक वेग हो गया u इक्वल्स टू 0, और ये इधर कहीं पे मार्क कर लेंगे तो वो हो गया अंतिम वेग। लेकिन इसमें अगर मार्क करते हैं आप मंदन वाले केस में, तो ये देखिए ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम है, तो क्या होगा, मंदन। प्रारंभिक वेग ज्यादा, अंतिम वेग कम, तो क्या होगा, मंदन। क्यों, क्योंकि v माइनस यू होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है भैया एक्सेलरेशन, त्वरण। अब v का मान यहां पे देखिए, तो v का मान हो गया 0 और u का मान यहां पे कितना है, 50, तो 50 बटा t कितना है, t है 30, ये देखिए t का मान 30, u है 50, v है मेरा 0, तो आप इसको करेंगे तो -50 बटा 30 ही तो आएगा, काट दीजिए, -5 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया माइनस का, कि भैया ये मंदन है। और भाई दूसरे वाले में करके देखते हैं इसको, तो देखिए फिर से यहां पे करता हूं मैं, तो v का मान कितना है भाई, तो v का मान कुछ भी रख लेते हैं, मान लीजिए यहां पे इसको मार्क कर लेता हूं मैं, है ना, ये हो गया मेरा v, तो ये v हो गया भैया कितना, तो v के लिए मुझे मिल जाएगा यहां से 40, 2 42 कह लेता हूं मैं, मान लीजिए 42 हो गया, क्या, तो 42 हो गया मेरा v, ठीक है। u कितना है, तो u यहां पे 0 है, u यहां पे कितना है, 0 है, v यहां पे कितना है, ये 42 है। टाइम देखते हैं, तो टाइम मैंने लिया है 25 सेकंड पे, तो टाइम कितना हो जाएगा भैया, 25,
आप इसको करके देखिए 42/25। मुझे नंबर से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके चिन्ह से इंटरेस्ट है। तो चिन्ह कैसा आया, तो यहां पे चिन्ह आया वो पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है, ये त्वरण, ये त्वरण, और ये क्या है, ये है मंदन। अगर नेगेटिव आता है तो मंदन, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है, त्वरण। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, कहने का तरीका है, बस कहने के टर्म्स है वो अलग है। ठीक है, जब ये डिक्रीजिंग स्लोप होगी, जब ढाल नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो मंदन है, जब ये ढाल ऊपर की तरफ उठ रहा होगा तो ये त्वरण है। बस इतनी सी बात ध्यान रखें, क्या, जब ये ढाल नीचे गिर रही है तो ये क्या है, मंदन, और जब ये ढाल ऊपर चल रही है तो क्या है, त्वरण। कारण, क्योंकि भाई u का मान अगर v के मान से ज्यादा हुआ तो गाड़ी रुक रही है मतलब मंदन हो रहा है, माइनस एक्सीलरेशन होगा। और जब वो बढ़ रही है, चलने जा रही है भाई, शुरू में कम और फाइनल ज्यादा है, तो वो त्वरण हो रहा है, बढ़ रही है उसकी वेग। इसका काम कहां आएगा, तो इसका काम आएगा ना जब क्वेश्चंस करेंगे तब, कि भाई मंदन में हम देखेंगे कि a को -a लिख दिया, और त्वरण में देखेंगे कि भाई a जो है वो +a ही चल रहा है, तो कहीं पे माइनस कर देते हैं, कहीं पे प्लस। तो जो भैया होती है ना बाद में दिक्कत, ठीक है, वो बाद में दिक्कत होती है इसलिए क्योंकि हमने बेसिक्स को ध्यान नहीं रखा होता। हम इतने आराम से इस पूरी चीज को कवर ही क्यों करें, क्योंकि बेसिक्स हम छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बेसिक्स के सारे ही पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर हो। ये सेशन ही इसके लिए कर रहे हैं कि सब कुछ फिंगरप्रिंट्स पे हो। ठीक, तो चलिए इसका भी आप रखेंगे स्क्रीनशॉट। हम बढ़ेंगे अपने अगले पोर्शन में, और उसके पहले हम दो चीजों की चर्चा भी कर लेते हैं कि भैया यहां पे समय के साथ देखिए वेग बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग शून्य नहीं हो सकता। इसका वस्तु का जो वेग है वो शून्य नहीं है। आप थोड़ा सा भी चले पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा। हमने पीछे वाले में देखा तो वहां पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, है ना। पीछे वाले सेगमेंट में अगर हम करते हैं, अगर मैं करता v - u तो भैया दोनों एक ही लाइन थी, तो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है हमारा असमान गति में वेग में परिवर्तन। अब भाई सिर्फ समान रूप से जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को प्रेजेंट कर सकते हैं क्या, असमान रूप वाले को नहीं कर सकते क्या, तो कर सकते हैं ना। कैसे, तो देखिए असमान त्वरित हो रही है ना, ये त्वरण ही मिलेगा ना। अगर अपन बात करें वेग में परिवर्तन, यहां पे वेग है और यहां पे समय है, तो ये ग्राफ क्या बता रही है, त्वरण बता रही है। स्लोप किस चीज को बता रही है, त्वरण को। तो भाई देखिए ना, यहां से यहां तक ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है त्वरण। ये यहां से यहां तक नीचे आ रहा है ना, तो ये हो गया मंदन। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया त्वरण, और ये जब नीचे आ रहा है तो ये क्या हो गया मंदन। मैं अगर कहूं तो ये एक्सीलरेशन a पॉजिटिव, ये माइनस है, ये a पॉजिटिव का है और ये माइनस का है। ये आपको समझ में आ रही होगी बहुत क्लियरली। क्यों, स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ती चली जा रही है, प्रारंभिक वेग से मान अंतिम वेग का ज्यादा है तो त्वरण है, और प्रारंभिक वेग का ही मान ज्यादा और अंतिम वेग का मान कम है तो मंदन है। फिर से प्रारंभिक का कम, अंतिम का ज्यादा तो त्वरण, फिर अंतिम का ज्यादा, प्रारंभिक का ज्यादा और अंतिम का कम तो क्या है, मंदन। तो भाई मंदन और त्वरण कुछ नहीं, फार्मूला तो सेम ही होता है ना। स्लोप निकालेंगे तो हर बार y/x ही होगा, लेकिन आप पाएंगे कि y/x का मान नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो नीचे चल रही है लाइन, ऊपर नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे अपने को क्लियर रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं जरा पॉइंट्स की। असमान गति में वेग समय के साथ में परिवर्तित होता है, भाई बिल्कुल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि असमान रूप से परिवर्तित नहीं होगा, होगा। इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। भाई असमान ही है, असमान का मतलब ये कि भाई वो चेंज हो रहा है ना, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा और अलग अलग तरीके से होगा। कहीं पे इंक्रीजिंग होगा, मतलब कहीं पे स्लोप पॉजिटिव है, कहीं पे स्लोप नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। असमान है, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। तभी तो औसत निकाल लेते थे इसके लिए। औसत क्यों निकालते भाई, है ही ना, पता ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कोई धर्म ईमान नहीं है भैया इसका, कहीं भी जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। भाई इसमें देखिए, जब चल रहा है वेग में परिवर्तन हो तो शून्य नहीं है, यह असमान रूप से चल रहा है, शून्य नहीं हो सकता। कहीं ऊपर गया, कहीं नीचे गया, कहीं रुका, कहीं चला, मतलब इसका जो मान होगा वो शून्य नहीं होगा। आपको शून्य दिखता हुआ भी नहीं दिख रहा कहीं पे कि भैया इस कहीं पे भी शून्य हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहां तक भाई हमारे ये जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को हमने देखा। अब हम जरा आगे बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो मुख्य रूप से ये है, गति के समीकरण। गति के लिए कुछ समीकरण दिए गए। समीकरण कैसे भाई, कुछ इक्वेशंस जो दिए गए वो कैसे दिए गए, क्या था। तो समीकरण देने का कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसका सिर्फ इतना रोल है कि भाई हमको कुछ डाटा दिया जाएगा, कुछ डेटा दिया जाएगा, मुझे कुछ वैल्यूएशंस क्रिएट करनी होगी, कुछ निकालनी होगी। सब कुछ हम नाप नहीं सकते, कुछ चीजों को हमको कैलकुलेट करके नापना होता है। मतलब भाई आपको एक सिंपली समझिए ना, दो तरीके से किसी चीज की मेजरमेंट हो सकती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। मतलब
या तो सीधे सीधे जाइए और नाप लीजिए, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो सीधा आपको नाप दे दे, या दूसरा क्या होता है भाई, उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, गुणा भाग करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तब आंसर आएगा, तो वो भी तो माप ही है ना, लेकिन कैलकुलेट होने के बाद। तो यहां पे भी कैलकुलेशन ही होता है, मतलब तीन चीजों के लिए हमने यहां पे एक इक्वेशन बनाई है। वो तीन क्या थे, तो वो तीन था हमारे पास में, देखिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो ये तीन इक्वेशन आपको दिख रही है, ये तीन इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशंस के कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे थे जिसके कारण हमको इस तरीके से बनाने पड़े तीन इक्वेशन, नहीं तो हम एक ही इक्वेशन में चलने देते। ठीक है, तीन के कारण क्या है जरा समझिए। सबसे पहले की अपन बात करते हैं वेग समय के लिए, मतलब इसमें देखिए ये वेग है, और समय के लिए अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो वेग समय के लिए जो ग्राफ होता है ये होता है भाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, दूसरा जो होता है समय स्थिति के लिए, ठीक है, समय स्थिति का मतलब क्या भाई, समय भी होगी और स्थिति मतलब जो विस्थापन है वो भी होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, तो ये होता है मेरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम बात करेंगे इन सभी टर्म्स की भी। अगला जो है वो वेग संबंध के लिए, मतलब वेग में ही, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन जिस फॉर्मेट में हम याद करते हैं हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे भाई, क्या हो रहा है, तो देखिए अगर आप पहले दूसरे तीसरे समीकरण में देखें तो कुछ टर्म्स यूज हुए, पहले तो मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूं। यू मतलब आपको पता है कि ये है हमारा प्रारंभिक वेग, ये क्या है, प्रारंभिक वेग। अच्छा, जो हमारा v है ये क्या है भाई, तो ये है हमारा अंतिम वेग, ये क्या है हमारा अंतिम वेग। अच्छा, और क्या आया भाई, a आया है, तो a आपको पता है ये क्या है, त्वरण। आप कहेंगे मंदन नहीं है क्या, तो भाई मंदन वही हो जाएगा ना, a को नेगेटिव रखेंगे तब तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो साइन अप्रैल लेकर के आएगा। तो u v a तो हो गया, और क्या आया इसमें, तो आपको दिख रहा होगा भैया t, तो t से तो वाकिफ है, ये क्या है, समय। अच्छा, एक और दिख रहा है s, s मतलब क्या है भाई, तो s है विस्थापन। और कुछ दिख रहा है क्या, तो कहेंगे नहीं, यही इतनी सी चीज दिख रही है। तो क्या करें भाई, तो देखिए तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशन क्यों बना दिया, एक में नहीं काम चल रहा था कि ये था, तो तीन बनाने के पीछे कारण देखिए, इसमें v है, u है, a है, t है, क्या नहीं है इन सब में से। देखिए 1 2 3 4 5 टर्म थे, इन 5 टर्म्स में से यहां पर 1 2 3 4 टर्म है, एक टर्म नहीं है, वो टर्म कौन है, वो टर्म है विस्थापन। पहले वाले में विस्थापन जो है वो नहीं है, s जो है वो नहीं है। दूसरे की बात करिए, दूसरे में s है, u है, t है, a है, मतलब s हो गया, u हो गया, है ना, t हो गया। ठीक, क्या नहीं है, तो भाई हमको दिख रहा है कि इसमें v नहीं है, v अंतिम वेग, v जो है अंतिम वेग ये नहीं है। तीसरे वाले में चलिए, तो तीसरे में u v 2 मतलब u v a s तो दिख ही रहा। अच्छा, क्या नहीं दिख रहा, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें टाइम नहीं है, इसमें क्या नहीं है गिवन, इसमें टाइम नहीं है। तो ये क्या हो गया भाई, v इक्वल्स टू s अपॉन टी, यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला था ना। एक बात बताइए, तीन वैल्यूज है, इसमें से कोई दो गिवन है और तीसरा नहीं है, तो नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या, कर सकते ना। तो मैंने इसीलिए इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ये तीन तरीके में जो मॉडिफिकेशंस मिले आपको बस इसी कारण से भाई। क्या, अगर आपको विस्थापन नहीं दिया या विस्थापन के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है तो आप पहला इक्वेशन लगाइए और अपना काम कीजिए। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग नहीं दिया है तो दूसरा इक्वेशन लगाइए और अपना काम कीजिए। और अगर आपके पास टाइम का कोई जिक्र नहीं है, टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, टाइम आप माप नहीं पा रहे हैं, तो आप थर्ड इक्वेशन लगाइए और अपना काम कर लीजिए। ध्यान रखेंगे ये गति के समीकरण हैं, ठीक है, ये गति के समीकरण है। बहुत कंफ्यूजन आता है, जो अगला चैप्टर पढ़ लेता है बल तथा गति के नियम, वो गति के नियम होते हैं भाई, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, वो और इसमें सिमिलैरिटी लगने लगती है, हम क्या करने लगते हैं, हम गड़बड़ कर लगते हैं भाई। वो पूछता है हमसे नियम, हम इक्वेशन लिख देते, हमसे पूछी जाती है इक्वेशन, हम नियम लिखाते। तो भैया ऐसा नहीं करेंगे, ये इक्वेशन है, समीकरण है, ऐसा याद रखिए, इसको नियम तो कहिए ही मत। ये क्या है, समीकरण, इक्वेशन। समीकरण कैसी होती है भाई, कुछ किसी चीज के बराबर, कुछ किसी चीज के बराबर। अब ये क्या है भाई, इसमें हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब चीजें क्या चल रही हैं, जरा इसकी चर्चा करेंगे क्या, तो भैया बिल्कुल करेंगे। हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट आगे हम देखने वाले हैं, तो हम इन तीनों के करने वाले हैं क्या, इन तीनों को करने वाले हम प्रूफ।
क्योंकि इसके प्रूफ्स भी आते हैं भाई, तो इन तीनों को करेंगे हम प्रूफ कि भैया ये आएगा कैसे, निकला कहां से। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए सिंपली इतना हम समझ के चलते हैं कि गति के 3 समीकरण दिए गए। और क्यों दिए गए, तो देखिए कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिसे गणितीय समीकरण के रूप से जाना जाता है। किसके किसके बीच भाई, तो देखिए सीधी रेखा में एक समान त्वरण के बीच में, ये हो गया त्वरण, एक निश्चित समय अंतराल में भैया टाइम, उसके वेग मतलब ये हो गया v, गति के दौरान त्वरण वो उसके द्वारा तय की गई दूरी में, मतलब तय की गई दूरी का मतलब क्या भाई s। अच्छा ये v हो गया मतलब दो v और u भी, मतलब प्रारंभिक और अंतिम भी। तो बात देखिए ना, यही सारे तो टर्म्स को मिला करके ये बना है क्या, a uv ts सब कुछ आ गया ना, इन्हीं को जोड़ करके बना। ये क्यों बना है, तो इसके बनाने का कारण था भाई v इक्वल्स टू u प्लस at, पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय। दूसरा विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग समय प्लस हाफ ऑफ त्वरण इंटू समय का स्क्वायर। ठीक, चलिए वैसे तीसरी इक्वेशन आ गई। तो ये तीनों इक्वेशन को इस तरीके से याद रखेंगे और ये भी आसान है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। एंड इसके लिए भी आपको भैया एक वो है चार्ट जो बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि खूब सारे फॉर्मूले आ गए और सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जब एक साथ रहेंगे ना एक शीट में तो दिखेंगे तो जल्दी याद होंगे। चलिए हम करते हैं बात अपने पहले समीकरण के लिए कि भैया ये पहला समीकरण आया कैसे निकालेंगे इस पहले समीकरण को, क्या कैलकुलेशंस करें कि हमारा पहला समीकरण आ जाए। तो आपको अब तक मैं सिखा चुका हूं वेग और समय का ग्राफ, तो ये वेग समय ग्राफ आपको एक दिख रहा है, इस ग्राफ को मैं डील करता हूं क्योंकि इसी ग्राफ के मेथड से मैं तीनों ही इक्वेशन को डेराइव करूंगा। डेराइव मतलब समझते होंगे कि भाई इसका व्यंजक स्थापित करना, इसको निकाल के लाना कि ये प्रथम बार जब किसी ने सोचा था तो वो कैसे कैलकुलेट किया था, इन सभी चीजों को किस तरीके से ये वैल्यूज को निकाला गया था। तो देखिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जिसमें ये हमारा समय है, समय की वैल्यू यहां पर कितनी है 0 और वेग की भी वैल्यू कितनी हो गई 0। लेकिन हम ऐसा कहना चाहते हैं कि इस समय 0 सेकेंड पर मेरा जो वेग है वो ये है u प्रारंभिक वेग u, और इस पॉइंट को नेम किया हुआ है क्या भाई a, ये हमारा पॉइंट है a और ये हमारा प्रारंभिक वेग u, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पे कि एक वस्तु है जो किसी वेग से चल रही है, मतलब एक बाइक है वो चल रही है। जब मैंने समय देखा, जब मैं पहली बार समय देखूंगा तो पहली बार जब समय देखा तो मैंने उस समय को नाम दिया, मैंने कहा कि भैया मैं ये जो समय ले रहा हूं वो समय है मेरी 0 मतलब क्या भाई, मतलब पहली बार जो समय देख रहा हूं मैंने उसको 0 कह दिया। उस समय मैंने पाया कि मेरी बाइक जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मतलब वो मेरा हो गया प्रारंभिक वेग जो कि शून्य नहीं था, यानी वो वस्तु प्रारंभ में चल रही थी। तो वस्तु प्रारंभ में चल रही है मतलब u से चल रही है, प्रारंभिक वेग u से प्रदर्शित होता है। अच्छा भैया तो कुछ समय के बाद मतलब यहां पे हो गया मेरा t सेकेंड के बाद ये जो वस्तु है वो पहुंच चुकी है अब पॉइंट B पर। कहां पहुंच चुकी है, पॉइंट B पर, और इस समय जो इसका अंतिम वेग है वो हो चुका है v। ठीक, तो इसके जरा पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये बन चुका है मेरा A और B 2 पॉइंट, तो इसके बीच में क्या खींचूंगा, स्लोप। जब मैं स्लोप खींचता हूं तो मैंने यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी नीचे की तरफ, ये। अब ये परपेंडिकुलर लाइन क्या बता रही है भाई, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इसी पर मैं 2 पॉइंट्स मार्क करता हूं। कैसा, एक तो ये आकर के रह गई कहां पे, ये आ गई C पे, ये कहां गई पॉइंट C पर, और इसको जो A बिंदु यहां पे A जो पॉइंट A जो ये दिख रहा है, इस A पॉइंट से अगर मैं ऐसा एक लंब डालता हूं इस पे तो मुझे एक यहां पे मिलेगा दोनों का इंटरसेक्शन, जिसको मैं कहूंगा क्या, D। मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया और उस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया, ये हो गया मेरा पॉइंट D। अब ये मेरे कैलकुलेशन में मदद करने वाले हैं, क्या करेंगे भाई, मेरे कैलकुलेशन में मदद। अब मुझे पता है ये वेग है और ये समय है, और पहला जो नियम आता है v इक्वल्स टू u प्लस at, तो इसमें क्या चीज आती है भाई, तो यहां पे आता है हमारा त्वरण, और त्वरण क्या कौन दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे जो इसका स्लोप है ना वह त्वरण को दर्शा रहा है, जो स्लोप है वह त्वरण को दर्शा रहा है। तो चलिए हम करते हैं इसके लिए डेरिवेशन, है ना, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो देखिए
दिए गए ग्राफ से। ठीक है, दिए गए ग्राफ से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख रहे हैं भाई कि जो ढाल है ना, ढाल बराबर, ठीक, ढाल बराबर क्या होगा भाई, तो आपको पता ही है y अपॉन एक्स, मतलब y पे कौन है BD और x पे कौन है, तो x पे है भैया AD, BD अपॉन AD। अब भाई BD की वैल्यू, ये जो BD है इसकी वैल्यू, तो आप एक बात समझिए, ये यहां से यहां तक, ये पूरा ध्यान से समझेंगे इसको, एक बार आ गया तो पूरा बनेगा, यहां से यहां तक है भाई V, और यहां से यहां तक जो है वैल्यू ये है हमारा क्या U। तो ये जो ऊपर बची हुई राशि है, ये जो बची हुई वैल्यू है यहां से यहां तक, इसका क्या मान होगा बताएंगे। ये पूरा V है, इसमें से इतना सा कट गया तो ये बचा हुआ क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया ये V माइनस U है। अग्रीड कि भैया ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये जो लाइन है ये लाइन हमारी हो जाएगी क्या V माइनस U। क्यों हो रही है, क्योंकि ये पूरी V थी, इसमें से U है नहीं भाई, है ना, आपको BD ही तो लिखनी है सिर्फ, तो ये क्या हो गया भाई, BD की वैल्यू हो गई V माइनस U अपॉन अपॉन में क्या निकलेगा भाई AD मतलब क्या, AD यहां पे कौन दिख रहा है, यहां पे समय है, यहां पे कौन है T, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या T माइनस 0। और ये जो ढाल है, ये ढाल किसको बता रहा है, तो ये मुझे पता है, ये बता रहा है त्वरण को, अर्थात मुझे इस लाइन से ये मिल गई कि त्वरण A बराबर, ढाल A बराबर V माइनस U अपॉन T माइनस 0, अर्थात A बराबर V माइनस U अपॉन T। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा मतलब यहां पे एक मान लीजिए और तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो A मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा V माइनस U बराबर, ये तिर्यक करेंगे तो क्या हो जाएगा A गुणे T। अच्छा, अब अगली लाइन में क्या करूं, तो V को यहीं रखिए, U को उधर भेज दीजिए, U प्लस AT। अब आप चेक कीजिए, आपका प्रथम समीकरण यही है, जो ये प्रथम समीकरण है V इक्वल्स टू U प्लस AT, देखिए मिल गया मुझे V इक्वल्स टू U प्लस AT, कहां से, इस ग्राफ से। प्रश्न आता भैया बिल्कुल सीधा कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण की प्रथम नियम को स्थापित कीजिए, गति के समीकरण की कौन से प्रथम नियम को भैया स्थापित कीजिए। तो ये गति के प्रथम नियम की स्थापना हो गई, क्या मिली मुझे, तो मुझे मिला V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय। चलिए रखिए इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं हम अपने अगले इक्वेशन में, अगले समीकरण को हम जरा प्रूफ करते हैं। तो चलिए अगले समीकरण को देखते हैं। अगला समीकरण क्या है भाई, तो अगला समीकरण है हमारा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या है भाई, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका भी हमको देखना है भाई क्या, ग्राफ के ही मेथड से हल, मतलब ग्राफ के जरिए भी इसका हल निकालना है। तो ग्राफ तो वही है जो पहले था हमारे पास, क्या भाई कि 0 पर U था, 0 पर कितना था भाई, प्रारंभिक वेग U था, और कुछ समय के बाद T सेकंड पे मेरा अंतिम वेग जो था वो हो चुका था भैया B। ठीक है, मतलब वो V हो गया अंतिम वेग और समय हो गया T। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, तो ये समीकरण जो होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S मतलब क्या, S मतलब भैया विस्थापन, और विस्थापन कैसे निकलता है, तो विस्थापन के लिए बताया था कि भाई आपको कैलकुलेट करना होता है क्या, क्षेत्रफल। क्या कैलकुलेट करना होगा, क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पे क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, किसका, तो भाई ये पूरा डायग्राम OA, ये देखिए OA, फिर ये CDB और ये ज्वाइन होगी, ये पूरे क्षेत्रफल का इसका चाहिए पूरा। तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो यहां से यहां तक बात करें तो ये पहला त्रिभुज है और दूसरा ये क्या है, दूसरा आयत। तो त्रिभुज और आयत के लिए बात करें तो यहां पे क्या निकालूंगा मैं लिखूंगा OABDC। ध्यान से देखेंगे OABDC, ये OABDC ये पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल अकेले निकाल सकते हैं क्या, आप तो कहेंगे नहीं भैया दो डायग्राम्स में प्लॉटेड है तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले किसका निकालें, तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है ना, ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस ये नीचे वाला क्या भाई, आयत, नीचे आयत कौन सा, OADC का क्षेत्रफल, आयत OADC का क्षेत्रफल।
अब भैया क्या करें, तो कुछ नहीं ना, जरा इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है उसकी बात कर लेते। तो ये तो कह देगा भैया कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया विस्थापन। अब होता क्या भाई, तो ये होता है आधार, आधार हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई। तो भैया आधार, आधार इस त्रिभुज का कौन है, तो आप कहेंगे ये एडी जो है यह आधार है, तो हाफ एडी यह आधार हो गया। ऊंचाई, ऊंचाई कैसा हो गया भाई, तो ये बीडी, तो हाफ एडी गुणे बीडी प्लस आयत कैसे निकलता है, तो आयत होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है, लंबाई हो जाएगा भाई एडी और चौड़ाई जो है ये क्या हो जाएगा डीसी। हो गई बात खत्म। अब चलिए जरा इनके वैल्यूज को रखते हैं। तो ये हो गया हाफ और ये हो गया भैया एस। ठीक है, क्या करें, एडी गुणे बीटी, एडी गुणे बीटी। एडी की बात करते हैं, एडी कौन है, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये क्या है, तो ये है भैया टी समय। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये है हमारा u, और ये जो पूरा यहां से यहां तक की दूरी है ये है हमारे पास क्या v, और ये जो बीच की बची हुई दूरी है इस दूरी को हमने कहा था क्या v माइनस यू। ये जो लाइन है ये क्या है v माइनस यू। तो अब क्या करें भाई, तो देखिए हाफ बेस एडी, एडी है भैया टी, एडी कितना है, एडी है हमारे पास टी। ठीक है, एडी कितना है, एडी टी है, तो भाई टी लिख लीजिए, ये टी हो गया। अब क्या है भाई बीडी, अब बीडी में थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। ये जो बीडी है ना, ये बीडी, ये यहां से यहां तक ये निकाला, ये बीडी, तो ये क्या है पूरा v था, ये इतना सा u था, उसमें से इसको क्या कर रखा है, इसको कर रखा है माइनस। तो भैया ये कितना हो जाएगा v माइनस यू, ये कितना हो जाएगा v माइनस यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिर्फ इतना ही चाहिए, तो नीचे वाला u माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, ये हो गया। अब एडी, एडी कितना भाई, फिर एडी फिर से भाई टी है, और जो डीसी है, डीसी, डीसी मतलब ये वही एओ की बात करें, ये कितना भाई, ये यू है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो s इज इक्वल्स टू ये हो चुका है हाफ इंटू टी इंटू, अब हमको एक और चीज मालूम है, इसमें v होता नहीं है, इस वाले में v जो होता है, मतलब सेकेंड इक्वेशन में देखिए ना v है क्या, इसमें कहीं पे v नहीं है, तो v को हटाते हैं। तो भाई क्या, प्रथम नियम से, प्रथम नियम से क्या कहता है भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो चलिए यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर v की जगह, इसकी जगह क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, क्या हो जाएगा ये u प्लस ए टी। अच्छा ठीक है भाई, u प्लस ए टी हो गया, माइनस माइनस, अब जो पहले वाला टर्म था उसको सेम कलर से मैं लिख दे रहा हूं, ये जो पहले का टर्म था वैसा ही है, फिर सिर्फ और सिर्फ माइनस होने, सिर्फ और सिर्फ कौन आया भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, प्लस u इंटू टी मतलब ut। अच्छा अब क्या करें भाई, तो अब इस ut को मैं पहले लिख लेता हूं जरा, तो ut हो गया प्लस, इसको बाद में लिख सकते हैं ना, ऐसा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, हाफ हाफ, ठीक, ये एक u और ये माइनस के u तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचेगा भाई, हाफ ये ए टी, हाफ ब्रैकेट में ए टी और एक बाहर टी वेट कर रहा है, तो s इक्वल्स टू क्या मिल गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए मिल गया सेकंड इक्वेशन। आसान है ना, ग्राफिकल मेथड से भाई बहुत ही आसान है, ग्राफिकल मेथड से ये बहुत ही आसान है। s इक्वल्स टू क्या मिल गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो मुझे चाहिए था, है ना, यही वैल्यू मुझे चाहिए था और ये वैल्यू मुझे मिल गई बहुत ही आसानी से। क्या करना था भाई, हमको बस याद यही रखना है कि स्लोप क्या देती है, तो स्लोप देती है भैया क्या, तो स्लोप देती है त्वरण, तो इससे कौन सा समीकरण निकलेगा, पहला वाला। दूसरे इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, दूसरे इक्वेशन में मुझे चाहिए था क्या भाई, विस्थापन। विस्थापन कौन देता है, तो विस्थापन देता है क्षेत्रफल, एरिया निकालना पड़ता है, तो हमने एरिया निकालने की कोशिश की। तो एरिया मुझे कैसा दिखा भाई, दो पार्ट में बटा हुआ था, तो मैंने दो पार्ट में इसका एरिया निकाला, और एरिया मुझे जो मिली, जो वैल्यू मुझे मिली वो हमने यहां पे पुटअप करी, और वही वैल्यू जो मैंने यहां पे पुटअप करी है उसी से मुझे मिल गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाले इक्वेशन की भी स्थापना यहीं से हो सकती है। क्या करना है भाई, थर्ड वाले में टी को गायब करना होता है, तो मतलब यहां से और यहां से मैं टी को गायब कर सकता हूं पहले इक्वेशन के माध्यम से। कैसे, पहले इक्वेशन के माध्यम से दोनों जगहों पे मैं क्या कर दूं, टी को गायब, तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं, मैं एक दूसरे मेथड से आपको थर्ड इक्वेशन सिखा रहा हूं, ताकि बहुत सारे लोग, ये जैसे मैंने यहां पे किया है ना, यहां पे मैंने कैसे किया, दो पार्ट में इसको स्प्लिट करके किया। कुछ लोग सीधे इसको ट्रेपेजियम मान करके, ये एक ट्रेपेजियम हो गया, आप अगर इसको ऐसा पलट देंगे तो आपको ऐसा ट्रेपेजियम जैसा दिखने लगेगा, है ना, अगर इसको देखेंगे तो आपको ऐसा एक ट्रेपेजियम जैसा दिखेगा। अब ये ट्रेपेजियम का सीधे फॉर्मूला होता है, उससे भी निकाल देते हैं।
तो जो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से वो सीधे निकालेंगे तो वो आपको दिक्कत करेगी कि भाई हमें अलग तरीके से कराया, सर ने यहां पे कुछ अलग करा दिया। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ बने तो हम सारे ही चीजें कवर करके देंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आने देंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। भैया यहां पे क्या दिखा आपको, यहां पे दिखा कि भाई इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट अप किया है ना, और इसी में मैं बोल रहा हूं इस टाइम को रिप्लेस कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई, तो प्रथम नियम से मैं ये थोड़ा सा अलग से आपको यहीं सिखा रहा हूं, ताकि अगर जो चाहे इस मेथड से दोनों करना, इस मेथड से दोनों कर सकते हैं। टाइम को आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। टाइम को कैसे भाई, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। यहां पे करेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए, यहां पर भी रख दीजिए इसको और यहां पर भी रख दीजिए इसको, दोनों जगहों पे रख करके आप देखिए ये जो इक्वेशन ये जो रखिए यहां पे दोनों जगहों पे आप रख दीजिए, क्योंकि v हटाना नहीं था तो v को रहने दीजिए यहां पे टाइम को, और यहां पे रिप्लेस करके देखिए आपको सेम 2as बिल्कुल बनता हुआ दिखेगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जरा ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले से भी करके देखते हैं। चलिए बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले पे। अगले में हम देखना चाह रहे भाई अपना ट्रेपेजियम वाले फॉर्म से। तो अगली इक्वेशन क्या है भाई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको लिखने का, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। कुछ नहीं किया, इसको इधर ले आ दिया बस, और कुछ। कैसे करें भाई, तो देखिए यहां पर फिर से मुझे क्या चाहिए, मुझे विस्थापन के लिए फॉर्मूला लिखना है। किसके लिए, विस्थापन। तो विस्थापन बराबर ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, है ना, इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। तो ये ट्रेपेजियम कैसा दिख रहा है भाई, ये है ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स, ये दोनों क्या है, इसकी पैरेलल साइड्स, और इनके बीच की ये रही हाइट, ये 2 पैरेलल साइड्स और इनके बीच की ये हाइट, ठीक है। बाकी के साइड्स कैसे कंप्लीट हो रहे, तो बाकी को मैं रेड कलर से कंप्लीट कर दे रहा हूं, ये हो गई इसकी बाकी के 2 साइड्स, ठीक। तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या भाई, तो गुणे ऊंचाई। और इस डायग्राम को हमने अब ऐसा पलट दिया, ये ऐसा हो चुका है। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हो गई मेरी C, यहां पर एक पॉइंट में मार्क कर देता हूं D, और ये हो चुकी है, ये नीचे से पलट रहे हैं तो ये हो गया मेरा B, है ना। अब यहां पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स ऐसा हो जाएगा कि भाई ये एक पॉइंट बना, ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा मेरा O से मैं बढ़ूंगा थोड़ी सी दूरी A, और A से D तक ये बिल्कुल समांतर ऐसी लाइन, और ये डायग्राम को मैंने पलट दिया, ऐसा उठा करके इसको ऐसा चेंज कर दिया, यही बनेगा ट्रेपेजियम। अब इसमें बताइए ना सब कुछ, सारी वैल्यूएशंस को, तो आप बताएंगे इसमें कि हाफ ऑफ समांतर भुजा कौन सी दिख रही है, CBOA, तो समांतर भुजा CB प्लस OA ये हो गई, इनटू ऊंचाई मतलब ये AD, ऊंचाई मतलब AD। अच्छा, इनकी वैल्यूज रखें तो हाफ ऑफ CB कितना है भाई, ये अगर मैं बात करता हूं यहां से C से B तक की ये पूरी वैल्यू की मैं बात करता हूं, तो ये कौन है, ये है भाई हमारा V, तो ये हो गया मेरा V प्लस OA मतलब ये कितना है भाई, तो ये यहां पे दिख रहा है, ये कितना है U, तो ये हो गया मेरा U इंटू ए मतलब AD का मतलब क्या, ये क्या है, तो ये है भैया टाइम, समय T। अब मुझे एक बात पता है कि ये हो गया भैया विस्थापन बराबर विस्थापन। अब मुझे पता है थर्ड समीकरण में, थर्ड इक्वेशन में समय तो रहता ही नहीं है, समय नहीं रहता ना भाई, तीनों इक्वेशन इसीलिए तो की थी कि तीसरे इक्वेशन में क्या नहीं रहता, तो तीसरे इक्वेशन में समय नहीं रहता। तो भैया समय को गायब करना है, कहां से गायब करें, तो चूंकि प्रथम समीकरण से हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस AT। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT, तो भैया t इक्वल्स टू हो गया ना v माइनस यू अपॉन a, क्या हो गया v माइनस यू अपॉन a, तो यहां पुटअप कीजिए क्या, चलिए हाफ ऑफ v प्लस u, तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब t की जगह जो आ रहा है मैं इसको चेंज कर लेता हूं, देखिए t की जगह पे क्या आ गया भाई, तो v माइनस यू अपॉन a। अब क्या करना, तो भैया तिर्यक गुणा कर देते, इधर में रखा हुआ है s, तो ये s के साथ में ये 2 और a उठ के आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2as बराबर
क्या बचा भाई? तो आपको दिख रहा है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अब आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया भाई हमारा तीसरा। अगर इसको मैं और लिखना चाहूं तो दोनों को इधर ले आ लेता हूं भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यही तो निकालना था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा, इसमें अगर v को रिप्लेस कर देते तो v को अगर इस पहले समीकरण से रिप्लेस करते तो सेकंड इक्वेशन बन जाती। कौन सी? सेकंड। और अगर t को रिप्लेस किया तो कौन सी बन गई? थर्ड। इसीलिए तो मैंने कहा था कि तीनों में एक एक टर्म गायब है। पहले वाले में क्या गायब था? s, दूसरे वाले में v, तीसरे वाले में t। तो ये देखिए ये आ गई हमारी इक्वेशन। और मैंने दोनों तरीके से बता दिया, एक ट्रेपेजियम से भी आपको समझा दिया और एक बार इसी डायग्राम को दो पार्ट में स्प्लिट करके भी समझा दिया। मतलब अब आपके पास में जिस तरीके से जिसने समझाया हो उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एट द फाइनल एंड हम एक बार बात कर लेते हैं कि भैया ये तीनों समीकरण क्या क्या थे। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या आया था भाई? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख लेंगे, ठीक है। तीनों समीकरण हमको याद हो गए। तीनों समीकरण का हमको ग्राफीय मतलब ग्राफीय रूप से इसका प्रूफ भी याद हो गया। और जब इतना कुछ समझ में आ चुका और सबके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं तो अब है भैया हमारे पास क्या? एक और टॉपिक, इसी का सबसे आखिरी पोर्शन, जिसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं भाई? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। भाई क्या ऐसा ही होगा क्या कि हर बार ऐसे सीधे सीधे रोड पे जाएंगे? क्या हमेशा एक ही दिशा में इसी तरीके से चलते जाएंगे? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर क्षण दिशा बदल दूं, हर पॉइंट पे दिशा बदल दूं? अगर मैं हर पॉइंट पे दिशा बदल दूंगा तो मैं इसी को कहता हूं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय। जैसे देखिए ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा, मतलब ये हर क्षण अपनी दिशा बदल रहा है। ये जितनी लाइनें बता रहा हूं मैं, ये सब इसकी दिशा थी। ये अपनी दिशा हर क्षण बदलता गया, इसलिए वृत्त बन गया। आपने चरखी देखी होगी ना चलते हुए, वो चरखी जब उल्टे की तरफ से चलती है तो जो फेंक रहा होता है उसमें से बारूद, चिंगारी, वो ऐसी तो फेंक रहा होता है और चरखी उल्टी घूमती है। वो जितना बाहर की तरफ फेंक रहा है ना उसी को कहते हैं टेंजेंट। उसको मालूम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ये सब स्पर्श रेखा है। वो हर क्षण अपनी दिशा बदलती, इसलिए वो गोल घूम रही थी, नहीं तो नहीं घूमती। ठीक है, हम और चर्चा करेंगे इसकी। अभी के लिए आप इसको समझेंगे क्या कि भाई ये हो गया वृत्तीय गति करने का मतलब क्या? दिशा बदलते रहना थोड़े थोड़े समय अंतराल पे। ये हर समय अंतराल पे दिशा बदली। इसमें क्या हुआ भाई? ये जी पे गया तो दिशा बदला, फिर एच पे बदला, फिर ए पे, बी पे, ये दिख रहा होगा आपको, ये भी बदल रहा है लेकिन कुछ कुछ दूरी के बाद। यहां पे हर एक पॉइंट पे बदल रही है। यहां पे क्या हुआ? 4 बार ये दिशा बदली। यहां पे ये भाई 6 बना है हेक्सागोनल षटकोणीय पथ, ये अष्टकोणीय मतलब 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमने इस ए से चलना शुरू किया था, बी पर गए फिर मुड़ गए, फिर सी पर गए फिर मुड़ गए, फिर डी पर गए फिर मुड़ गए। मतलब क्या कर रहे भाई? ये अपने ही आपको, है ना, फिर ए पर आ गया ना, अपने ही आपको बार बार रिपीट करेगा। फिर वापस से ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। अगर कोई भी पिंड अपने ही पथ को बार बार निरंतर, है ना, अपने ही पथ को बार बार रिपीट कर रहा है तो उसी को कहते हैं हम क्या? वृत्तीय गति। नाम सुनने से दिमाग में आता है ना कि सिर्फ ये वृत्ताकार पथ पे ही चलेगा। ना भैया, वृत्ताकार से मतलब नहीं है, मतलब रिपीटेशन से। क्या अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है? भले वो चौकोर में चल रहा हो, हम अपने खेत के एक मेड़ पे ऐसे चौकोर में चल रहा हूं तो भी वो वृत्ताकार ही कहलाएगा। सर्कुलर एक रस्सी से बांध करके जैसा वो चलता है ना, वो बैल, है ना, कोलू के बैल जिसको कहते हैं, वो सर्कुलर चल रहा होता हमेशा, वो भी वृत्ताकार ही। पंखा चल रहा है वो भी वृत्ताकार। भैया मतलब क्या हो रहा है? अगर आप क्या कर रहे हैं, एक पाथ पे, एक रास्ते पे बार बार अपने को रिपीट कर रहे हैं तो आप वृत्ताकार कहलाएंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो वृत्त हो, है ना। वृत्ताकार मतलब रिपीटेशन से है, ठीक है। इसका मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है, मतलब जो रिपीट करती रहती है, तो इसको वृत्तीय गति कहते हैं। अब क्या करता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं किसमें? वृत्त में। सिर्फ और सिर्फ किसमें? वृत्त में। ध्यान रखेंगे, सिर्फ वृत्त में। तो यहां पे ये हमेशा क्या बनाता है भाई? ये बना रहा है, ये क्या? कोण बना रहा है। ये कोण 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 कोण, ये अगर अपन बात करते हैं किसी भी 2 पॉइंट का तो यहां पे कोण बना रहा है ना, इसी कोण को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। जो विस्थापन नॉर्मल होता था वो अब विस्थापन बदल गया किसमें? कोणीय विस्थापन में। क्योंकि ये क्या करे? अपने आप को रिपीट ना। अब एक बात बताइए, इस केस में अगर मान के चलिए इसी की बात करता हूं मैं, इस पॉइंट ए से शुरू हुआ, ये ऐसा चल करके और वापस आकर के इसी ए पर मिल गया, तो कुल विस्थापन तो 0 हो गया।
कुल विस्थापन कितना हो गया? शून्य ना। जहां से चले थे, इस ए से चले थे, घूम करके वापस इसी ए पर आ गए, तो विस्थापन तो शून्य हो गया। अब इस केस में मुझे निकालना होगा वेग, तो हर बार कहेंगे कि भैया शून्य आएगा। जब ए से वापस ए पे आ गया तो वेग कितना आएगा? शून्य आएगा। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये कैसे कैलकुलेट करें? ये तो पूरा समीकरण, पूरे जितने नियम कानून पड़े, ये तो सबको गड़बड़ साबित कर दे रहे हैं। कैसे गड़बड़ साबित कर रहे भाई? तो ये तो कह रहे भैया कि विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा तो ना तो वेग निकलेगा ना त्वरण। तो क्या कोई वृत्तीय गति करता हुआ अगर पथ पे कोई पिंड होगा तो क्या उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते? उसका त्वरण नहीं बढ़ा सकते? उसका त्वरण कम नहीं, मंदन नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं सब कुछ। यहां पे जो विस्थापन नॉर्मल हो रहा था, उसी विस्थापन को, जैसे मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क करके बना देता हूं, ये जो विस्थापन हो जाएगा इसको कोणीय विस्थापन कहना शुरू कर देंगे। ये क्या होने लगेगा भाई? एक कोणीय विस्थापन होगा। तो इसमें जो विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन, मतलब जो वेग होगा, है ना, जो वेग होगा वो वेग क्या कहलाने लगेगा भाई? कोणीय वेग। तो वेग का क्या होता था फॉर्मूला? विस्थापन बटा समय। तो क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। मतलब कुछ नया चेंज नहीं हुआ। और इसकी इकाई जो हो जाती है वो रेडियन प्रति सेकंड। जो कोण है ना, जो कोण, उसको रेडियन प्रति सेकंड, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर, सॉरी, कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय। आप बोलेंगे सर चेंज कर दिया क्या? नहीं भैया, वेग में विस्थापन ही तो आता है, बस यहां कोण था तो यहां कोण लगा दिया। तो क्या हो गया भाई? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। ठीक, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को भैया हम कहते हैं क्या? रेडियन से नापते। कोण है ना, तो रेडियन से, तो रेडियन प्रति सेकंड। इसकी इकाई क्या हो जाएगी भाई? रेडियन प्रति सेकंड। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि भाई हर बार ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। यहां से चल के वापस यहीं पे आ गया था तो भैया जीरो हो जा रहा था ना। ऐसे में कैसे कह सकेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि ग्राउंड के 4 चक्कर लगाओ। अब मैं जब आपको कह के गया तब आप वो पहला चक्कर लगा रहे थे और यहां पे आप बैठ गए। अब जब देखा मुझे आते हुए कि अब वापस से मैं आ रहा हूं, तो फिर वापस से आप चल के यहां तक पहुंच गए। अब मैं कैसे जस्टिफाई कर लूं कि आपने 4 चक्कर लगाए कि 3 की 1? तो भाई इसके लिए मैंने एक काम दे जाऊंगा। क्या काम दे के जाऊंगा? कि भैया आपको बोलूंगा कि भैया कोण पता होना चाहिए। मतलब एक बीच में, यहां पे एक बीच में खंभा गाड़ दूंगा और आपको पकड़ा दूंगा रस्सी और बोलूंगा भैया घूमो। जब मैं आऊंगा ये 4 फेरे पड़ चुके होंगे इसका मतलब आपने 4 राउंड लगा लिया। मैं क्या निकालो? कोण निकालो। क्योंकि यहां पे बना हुआ जो वापस आएगा तो विस्थापन 0 हो जाता है ना। अगली बार वापस आएंगे फिर से 0 हो जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला मुझे चेंज करना पड़ा। क्या लेके आना पड़ा भाई? कोणीय विस्थापन। तो ये कब कब काम आएगा? जब आएगी हमारे पास वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जब जब आएगी तब तब ये हमारे पास आएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये चैप्टर के सारे ही की पॉइंट, सारे की कंसेप्ट सब कुछ आ चुका है और सब कुछ फिंगर टिप्स पे याद हो चुका है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है। अच्छा, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, यह कैलकुलेट करना। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये एक वृत्तीय पथ है। ये क्या है? एक पूरा वृत्तीय पथ। इस वृत्तीय पथ में क्या हो रहा है भाई? तो इस वृत्तीय पथ में यह हो रहा है कि इसका जो व्यास है, व्यास मतलब क्या होता है? सेंटर से जो सबसे बड़ी जीवा होगी, मतलब ये हो गया हमारा क्या, 200 मीटर का ये हमारा व्यास हो गया इसका। इसके गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो चलिए एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं। मान लेता हूं ये पॉइंट ए से चला और वापस ए पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई क्या दिया है? 200 मीटर इसका व्यास दे दिया। 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है। एक बार पूरा कितने देर में घूम जाएगा भाई? तो 40 सेकंड में घूम जाएगा। अच्छा, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहां रहेगा? तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, तब तो निकाल पाएंगे हम। तो दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? दूरी एक चक्कर में, दूरी एक चक्कर में। तो दूरी भैया एक चक्कर में जो होगा वो क्या होगा? तो इसकी जो परिधि होगी उसके बराबर होगा। तो परिधि कितनी होती है? तो 2 पाई आर। अब चूंकि यहां पे आर नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है? डी, व्यास दिया हुआ। तो मतलब व्यास के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई इंटू डी, है ना। 2 पाई आर जो कर रहे थे, 2 आर का मतलब क्या होता है? डी होता है। अच्छा, तो क्या हो गया भाई? तो दूरी जो निकल गई हमारी वो दूरी हो गई हमारी कितनी?
पाई मतलब 22/7 और डी मतलब ये दिया हुआ है 200 मीटर। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 22 दूनी 4400/7 मीटर। अब हमको इसके साथ में गिवन है यहां पे क्या, तो गिवन है यहां पे टाइम, है ना, कितना भाई 40 सेकंड में एक चक्कर, और कुल कितना चल रहा भाई, तो कुल चल रहा 2 मिनट 20 सेकंड। तो देखिए टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। अब ये मिनट और सेकंड दोनों में दिया तो सबको सेकंड में कन्वर्ट कर ले, तो टाइम कुल समय कितना हो जाएगा, तो कुल समय आपको दिख रहा है कि 2 मिनट, तो 2 मिनट में 60 का गुणा कर दो तो सेकंड हो गया, प्लस 20, तो ये कितना हो गया भाई, ये 120 प्लस 20 मतलब टोटल 140 सेकंड इसको चलाना है। इसके बाद हमको पता करना है कि वो कहां पहुंचा, मतलब कितनी दूरी उसने तय करी। तो अब चूंकि 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण कर लेता, 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, तो ऐसा करके लिख लेते हैं, चूंकि 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है, एक चक्कर पूर्ण करता है, तो एक सेकेंड में कितना होगा, तो एक सेकेंड में आप कहेंगे कि भैया 1/40 चक्कर, 1/40 चक्कर। अच्छा, तो इसी प्रकार हम बात करना चाह रहे हैं कुल 140 में, तो कुल 140 सेकेंड में तो हो जाएगा 140 गुणे 1/40 चक्कर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा भाई, तो अगर इसको काटें ये कट जाएगा, 4 से अगर काटते हैं तो 4 3 12 है ना, 20, 4 5 20 मतलब कितना, तो मुझे मिल गया 3.5 चक्कर। कितना पूर्ण करेगा, 3.5 चक्कर। तो यहां तक तो हमको समझ में आ चुका है कि वो कुल कितना लगा रहा भाई, 3.5 चक्कर लगा रहा। तो क्या क्या पूछा गया कि बाद में इतने देर के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो 3.5 चक्कर में कितनी दूरी होगी, तो दूरी पहले कैलकुलेट करते हैं। दूरी, तय की गई दूरी, ऐसा लिख लेता हूं मैं, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो भैया तय की गई दूरी कितनी होगी, एक चक्कर में चलना था उसको कितना, 4400/7, एक चक्कर में 4400/7, तो ये 4400/7 एक चक्कर में हो गया। और कुल कितने चक्कर लगाए, तो 3.5 चक्कर, तो इंटू 3.5। अब 7 पंचे 35, तो ये 0.5 हो गया, और 4 से इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, पंचों के 20, 2 पंचों के 20 और 2 22, और 1 दशमलव यहां पे लग गया, मतलब कुल कितना, तो कुल चल गया वो 2200 मीटर। कुल कितना चल गया, 2200 मीटर 3.5 चक्कर में। और विस्थापन की अगर मैं बात करता हूं, तो विस्थापन देखिए ना, विस्थापन तो बड़ा आसान सा हो गया। कितना हो गया भैया विस्थापन, तो भाई मैंने कहा कि भाई यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, इसको मैंने कहा कि भैया ये चलना शुरू किया यहां से, ये पूरा एक चक्कर पूर्ण किया यहीं पे, दूसरा चक्कर पूर्ण किया यहीं पे, तीसरा पूर्ण किया यहीं पे, और जो चौथा चक्कर, मतलब चौथा चक्कर चलने गया लेकिन वो यहां पे आकर के रुक गया, क्योंकि 3.5 चक्कर ही तो चलना है। तो भाई ये जब 3.5 चक्कर चल चुका है, तो इसका मतलब क्या कि विस्थापन में जब हम कैलकुलेशंस बनाते हैं, जब विस्थापन की बात करते हैं, तो एक चक्कर पूर्ण किया शून्य विस्थापन, दूसरा चक्कर पूर्ण किया शून्य विस्थापन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, इसका व्यास, है ना, क्या होगी इसका व्यास। तो विस्थापन बराबर किसके बराबर आ जाएगा, व्यास के बराबर। और व्यास कितना था, तो 200 मीटर। तो भैया हो गए हमारे दोनों आंसर, दूरी भी निकल गई और व्यास भी निकल गया। तो चलिए रखिए इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो रख लिया होगा आई थिंक। मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2 पर। और यह है हमारा कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। तो भाई एक तो काम करते हैं, पहले तो इनकी ट्रैक को बना लेते हैं। तो इनका जो ट्रैक है वो ट्रैक ऐसा है कि ये है पॉइंट ए, और यहां पे सीधे चल करके गए और ये हो गया पॉइंट बी। अब ए से बीच की जो दूरी दी हुई है, ए से बी के बीच की दूरी जो दी हुई है वो दी हुई है 300 मीटर, सीधे रास्ते पे गए हैं, तो ये हो गया भैया 300 मीटर। नाउ यहां तक जाने में इनको लगा है 2 मिनट 50 सेकेंड। अब ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचने के बाद वो 1 मिनट में
1 मिनट में 100 मीटर पीछे, मतलब यहां से वापस चले और भाई यहां से वापस चलेंगे और ये 100 मीटर पीछे आ गए पॉइंट सी पर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। अच्छा ठीक है भाई, सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग होंगे। दो अलग अलग पॉइंट्स में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है ए से बी तक में औसत चाल और औसत वेग। तो देखिए पहले तो हम ए को सॉल्व करते हैं। औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला था भाई? तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला था कुल तय की गई दूरी बटा में कुल समय। अब सवाल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ए से बी तक के लिए। ए से चलेंगे और बी तक पहुंचेंगे, तो कुल दूरी कितनी है भाई? तो कुल दूरी कितनी है? 300। और कुल लगा हुआ समय कितना है? 2 मिनट 50 सेकेंड। तो मैं जरा यहां पे मार्क कर लेता हूं, 2 मिनट 50 सेकेंड को चेंज करना पड़ेगा मुझे सेकेंड्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं है। तो 2 मिनट का मतलब कितना होता है भाई? तो 2 गुणे 60 प्लस 50, 2 गुणे 60 मतलब 120, और 120 और 50 कितना? तो 170 सेकेंड लगा है। तो भैया यहां पे रख देंगे हम 170। अब जो कैंसिल आउट हो गए कर देते हैं, मतलब 30/17 ये हो गया इनका औसत चाल। किस में? तो भैया ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसी में पूछा जा रहा है कि औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग जो है इसी केस में औसत वेग जो होगा वो औसत वेग बराबर होगा किसके? औसत चाल के। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर दिया भाई औसत चाल के बराबर? तो औसत चाल के बराबर ही होगा ना, ये जितना दूरी सरल रेखा में जब जाते हैं तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। जब हम किसी स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, जब हम किसी सरल रेखा में जाते हैं, तो क्या होगा भाई? वेग और जो चाल है ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो मतलब ये कितना आ गया? तो इसका भी आंसर आ गया यही 30/17 मीटर प्रति सेकंड। अब बढ़ते भैया अपने दूसरे प्रश्न बी की ओर। बी में क्या कहता है? तो ए से सी सिरे तक, मतलब अब ए से बी नहीं जाना, अब ए से सी जाना। तो ए से सी सिरे तक की लंबाई बची कितनी? 300 थी, 100 चली गई, कितनी बची है भाई? तो ये बची है 200 मीटर। कितनी बची? 200 मीटर। तो सबसे पहले तो निकालना मुझे क्या? चाल। तो चाल जो होता है ये होता है कुल तय की गई दूरी। कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई दूरी कितनी है? तो 300 ये और 100 ये, मतलब कैसा लिख लेंगे? 300 प्लस 100। क्यों भैया? क्योंकि ए से बी तक गए थे प्लस बी से सी तक आएंगे, तो कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय। तो अब कुल समय यहां पे 1 मिनट बोला गया, मतलब कितना? 60 सेकेंड। तो कुल समय इसके लिए कितना हो जाएगा? तो कुल समय 170 सेकेंड तो ये था, प्लस 60 सेकेंड और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें 60 और जोड़ देते हैं तो 230 सेकेंड। 230 सेकेंड। तो भाई यहां पे कितना आ जाएगा? 230। आंसर 400/230, ये कट गया 40/23। कितना? 40/23 मीटर प्रति सेकेंड। अब बी का ही दूसरा पोर्शन है, मुझे क्या निकालना है बी में? औसत वेग। तो औसत वेग निकाल लेते हैं। औसत वेग, तो औसत वेग में क्या होता है भाई? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना है? तो विस्थापन एसी का सिर्फ 200 है। ये पोर्शन खत्म, ये गया और वापस आ गया, जितना वापस आ गया वो माइनस हो जाएगा ना। विस्थापन तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु भैया सी है और ये, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो गया भैया 200 और 200 इसका हो गया विस्थापन। अब समय कितना? तो भैया समय जो है, समय के लिए अगर यहां तक जाने में 1 मिनट उन्होंने लगाया था, कितना? 100 मीटर चलने में। 1 मिनट लगा था किसमें? 100 मिनट चलने में, 100 मीटर चलने में। तो मतलब 60 सेकेंड तो हो गया भाई यहां तक में आने में। अब क्या बचेगा? तो अब बचेगा जो टाइम, वो टाइम ये है कि 170 में से माइनस कर देते कितना? 60 सेकेंड्स को। तो ये हो गया कितना हमारा? 110 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कट गया, 20/11 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा भाई हमारा औसत। चलिए, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट रखें। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए,
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और लौटने में वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर, है ना। हमने इसको डिस्कस किया हुआ है भाई, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने डिस्कशन किया हुआ, सीधे फॉर्मूला रखा हुआ है कि भैया जाने में क्या था भाई, उसको टाइम अलग लग रहा, मतलब अलग स्पीड से गया और वापस आने में भीड़ भाड़ कम थी तो थोड़ा तेज चल के आया। तो भाई औसत चाल ऐसे में क्या निकालेंगे, तो ऐसे में औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था भाई, औसत चाल बराबर 2 इंटू XY अपॉन X प्लस वाई। मतलब जहां पर अगर बात करूं x मतलब भाई जाने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा और y मतलब भैया आने का मतलब क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाने का और y आने का। अब इन सबको यहां पर रख दीजिए, तो रखेंगे तो देखिए क्या पाते हैं आप, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 20 प्लस 40। अब क्या कर दे भाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ता हूं मैं क्योंकि कैंसिल ही तो करना है, नीचे वाले को जोड़ देता हूं, 20 ये हो गया 60, तो ये काटेंगे कितना हो जाएगा 40 और 20 60 हो गया। अगर इससे काटते हैं तो ये 20 से कितनी बार में कट जाएगा भाई, तो 3 बार में, ठीक है। अब 40 दूनी 80, 80 बटा 3 कितना आ गया, 40 दूनी 80, 80 बटा 3, ठीक है। तो अब इसको और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, तो क्या मिल जाएगा भाई, तो 3 से काट के देखिए, 3 से काटेंगे अगर इसको तो ये मुझे कट के मिल जाएगा 3 से, 3 दूने का 6, बचेगा कितना 2, 20, 20 का मतलब क्या भाई, तो 3 से काटेंगे तो ये करीब 6 बार में कट जाएगा, तो 26.3 समथिंग, ठीक है। ये हो जाएगी क्या उसकी औसत चाल। चलिए भाई, तो ये आपने कैलकुलेशंस कर लिए होंगे, ठीक है, तो ये 26.666 चलता चला जाएगा, तो 26.6 रख सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है वो है, कोई मोटरबोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, है ना, मतलब विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर चल रही है, तो विरामावस्था कह देने से ही मतलब क्या समझ में आता भाई, कि जो u का मान है, जो प्रारंभिक वेग है इसका, वो है 0। अच्छा, सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये प्रति सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, स्क्वायर मीटर जब कभी भी आएगा, स्क्वायर सेकेंड बेसिकली जब कभी भी आएगा, इसका मतलब होता है कि ये दिया गया है मुझे त्वरण, क्या है भाई, ये है त्वरण, तो त्वरण हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक, तो भैया टाइम भी दे दिया, किसका टाइम 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक इसको चलाया जाता है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करे, मतलब इसकी दूरी निकाली, कितनी दूर तक ये चल के जाएगी, ठीक है। मतलब आपने से पूछा जा रहा है s, तो ये कौन सा फॉर्म लगा दें, तो भाई v दिया नहीं है, तो मुझे v नहीं दिया है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो यही होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सबसे सिंपल है भाई, इसके लिए सारा डेटा गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a का मतलब कितना भाई, तो a हो गया हमारा 3, और जो t है वो कितना है भाई 8 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली कितना बन गया 1/2 इंटू 3 इंटू 64, है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो कितना हो जाएगा भाई, इसको काट लेते हैं 32, 32 से 3 बार कीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 96 मीटर कितनी दूरी तय कर लेगा भाई, तो ये तय कर लेगा हमारा 96 मीटर। तो चलिए आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए भाई, तो अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, तो ये कह रहा है भाई किसी गाड़ी का चालक, है ना, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, कितने से चल रहा है भाई, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और कार 5 सेकंड में रुक जाती। मतलब एक व्यक्ति है जिसने ब्रेक लगाया और उसकी गाड़ी चल रही थी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे रिटार्ड होगी, मंदन होगा और वो रुक जाएगी, ठीक है, रुक गई, रुक जाती है, कितने देर में क्या रुक गई भाई, तो 5 सेकंड में रुक गई। जबकि दूसरा चालक, मतलब एक दूसरी गाड़ी भी है उसी समय, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है,
और धीरे धीरे वो ब्रेक लगाता है, मतलब वो एक साथ ब्रेक नहीं लगाता, धीरे धीरे लगाता है, थोड़ा समय लेता है, मतलब वो 10 सेकेंड में रुक जाती है। अब एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल तथा समय ग्राफ आरेखित कीजिए और ये बताइए कि कौन अधिक दूर तक जाएगी, मतलब ज्यादा देर तक, मतलब दूरी कौन ज्यादा तय करेगी, रुकने में ज्यादा देर तक कौन चलेगी, मतलब ज्यादा दूरी को उसने तय करी। अच्छा, तो ग्राफ पेपर में सबसे पहले प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो एक तरफ यहां पे जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास समय, यहां क्या हो गया समय, और यहां पर जो प्लॉट करते हैं ये हमने प्लॉट कर दी भाई क्या, यहां पे वेग है ना, क्योंकि समय और वेग ही त्वरण को दर्शाएगा, जो मंदन दर्शाना है वो यही दर्शाएगा। तो यहां पे हमने दोनों प्लॉट करने के बाद देखा कि हमको 2 पॉइंट्स मिल रहा है, एक ये मिल रहा है लाइन, और एक जो दूसरी कार है उसके लिए मिल रही है हमारे पास ये लाइन। अब इसी के बेसिस पे हमको डिस्कस करना है क्या भाई, कि ये जो है ये हमारी पहली कार हो गई, ये हमारी पहली कार हो गई, और ये हमारी दूसरी, ये हमारी दूसरी कार है, इसके लिए ग्राफ हो गया। और ये जो दूसरा, मतलब जो इसके पहले बनाया हमने, ये हमारी हो गई भाई पहली कार। अब ये दोनों कार के लिए आपको ग्राफ दिख रहा है, दोनों कार के ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले वाले का, ये पहली कार का ये जो वेग था, प्रारंभिक वेग देखिए आप, इसका बहुत ज्यादा था और तुरंत ही ये रुक गई, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में अगर अपन बात करते हैं, जब दूसरे ग्राफ में बात करते हैं सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो पी पॉइंट पे था, मतलब इसका प्रारंभिक वेग कम था और ये 10 सेकेंड का समय लेकर के यहां पर रुक गई। अब क्या करें भाई, तो अब इसमें निकालना था कि भैया ग्राफ लगाना, तो ग्राफ तो हमने लगा दी, ग्राफ हमारा बन गया। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ा भाई, हमने दोनों तरफ मार्क किए और दोनों मार्किंग्स पे उठा करके 2 पॉइंट्स बनाए और हमने पुटअप करके रख दिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां से दिख रहा है कि भैया जो हमको निकालना होगा क्या, कि कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, कौन सी जो कार है इसमें से वो अधिक दूरी तक चलेगी। तो भाई दूरी तक चलने का मतलब क्या होगा, दूरी निकालने का तो मतलब होता है कि इसका क्षेत्रफल निकाला जाए। ये क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ही तो विस्थापन बताएगा। तो पहले वाले के लिए ये क्षेत्रफल और दूसरे वाले के लिए ये क्षेत्रफल, मतलब दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होती है भाई, तो क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो क्षेत्रफल होती है हमारी यहां पे हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ आधा, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। तो भैया ऊंचाई के लिए क्या करें, तो ऊंचाई के लिए अपने पास में जो पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे अगर अपन बात करते हैं ये नीचे वाले के लिए, तो इसके लिए अपन एक पॉइंट मार्क किया, ये 8 है, ठीक है, ये 8, और ये 10 सेकंड में रुक रही थी तो ये हो गया 10, ठीक। तो अपन बात करते हैं दूसरी कार के लिए, यहां पे दूसरी के लिए कर लेंगे, यहां पे पहली के लिए कर ले रहे हैं। तो पहली कार में कितना है भाई, तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं करीब 14, है ना, अप्रॉक्स वैल्यूज मार्क कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स वैल्यूज हो गई ये 14। तो अगर करते हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कार, पहली वाली कार की बात करें तो हाफ बेस, बेस कितना है पहली कार का, 5 सेकेंड में ही रुक गई थी ना, तो कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 14, 2 से काट दीजिए 7, 7 × 5 = 35 करीब करीब, है ना, मीटर। दूसरा सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कार की, तो सेकंड कार के लिए करेंगे तो हाफ बेस कितना 10, ये बेस कितना है 10, और हाइट कितनी है, तो हाइट है भैया 8। अब क्या करें, तो इसको भी काट के देख लेते हैं, 4, मतलब कितना 40 मीटर। अर्थात क्या समझ में आया, बी कार या फिर दूसरी कार जो है ये ज्यादा दूरी तय करेगी, ज्यादा दूरी तय करेगी। हमने यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं रखे, हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखे, क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं था कितना, अगर कितना बोलते तो एग्जैक्ट रखते, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन बाद में रुकेगी, देरी से रुकेगी, तो भैया कौन सी देरी से रुकेगी, जो दूसरी कार है वो देरी से रुकेगी, और जो पहली कार है वो जल्दी रुक जाएगी, ठीक है। चलिए कैसे पता चला, मतलब ज्यादा दूरी 35 और ये आ रहा है हमारा 40, ठीक। चलिए तो यहां तक आई होप आपको क्लियर है। मैं बढ़ जाता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। क्या कहता भाई, तो ये कह रहा है कि चित्र में 3 बिंदुओं ए बी सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा भाई,
दूरी समय ग्राफ क्या बताता है? तो दूरी और समय ग्राफ का जो स्लोप है ना, जो ढाल होता है, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि ढाल जो होता है हमेशा लिखता है y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स मतलब क्या? y पे क्या दिख रहा है? तो y पे दिख रहा है आपको दूरी, x पे क्या दिख रहा है भाई? तो x पे आपको क्या दिख रहा है? समय। तो ये हो गया भैया दूरी बटा समय। क्या हो गया? दूरी बटा समय। अब जब दूरी बटा समय मिल रहा है तो दूरी बटा समय को क्या कहते हैं? तो इसी दूरी बटा समय को हम कह लेते हैं चाल, या अगर इसी को वेग के टर्म्स में लिखना चाहे तो विस्थापन बटा समय, मतलब ये क्या हो जाएगा? वेग। ठीक है, तो चलिए चाल की बात हो रही है, मतलब ये तीनों ग्राफ की स्लोप जो है वो चाल बताएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? सबसे तेज कौन चल रहा है? तो भाई जिसका ढाल ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेजी से चलेगा। किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप मतलब क्या भाई? झुकाव। स्लोप का मतलब झुकाव। आप बी का देखिए, सी को देख, ये सी है और ये ए है। आप खुद बताइए सबसे ज्यादा झुकाव किसका दिख रहा है? ये रही बी, ये थोड़ा सा कम करूंगा तब बन रही है सी, और कम किया तो बना ए। तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका दिख रहा है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा झुकाव जो दिख रहा है वो दिख रहा है बी का। किसका भाई? बी। क्यों? क्योंकि ढाल इसका ज्यादा है, इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है। ज्यादा स्लोप होने के कारण इसकी जो चाल होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अच्छा भाई, अगला क्या कहता है? क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? मतलब ये तीनों जो चल रहे हैं वो क्या किसी ऐसे क्षण पर, कोई ऐसा क्षण आएगा जब तीनों एक ही बिंदु पे होंगे? तो देखिए कहीं पर भी, जैसे दो लाइनों की बात कर लेता हूं, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको ये जो लाइन जो जा रही है ये ए की और ये जो लाइन जा रही है बी की, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों सरल रेखाओं में एक ऐसा बिंदु है जो कॉमन है, मतलब दोनों में ही है, वो चाहे ए वाले की बात करें या फिर वो बी की बात करें। तो क्या ऐसा कोई प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पे तीनों मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, दो मिल रहे हैं, यहां पे भी दो मिल रहे हैं, यहां पर भी अगर आप बात करेंगे तो दो ही मिल रहे हैं, अगर यहां पे भी बात कर रहे हैं तो दो ही मिल रहे हैं। तो तीनों एक साथ मिल रहे हैं क्या कहीं पे? तो नहीं। तो क्या ये तीनों किसी सड़क पे एक ही बिंदु पर होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि एक प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। क्या नहीं है भाई? एक प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। अगर एक प्रतिच्छेद बिंदु होता तो बिल्कुल ये हो जाते, तो भैया नहीं है तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी जो है ये बी जो है ए से गुजरती है, यानी इस पॉइंट की बात करें, बी जिस समय ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है ना? सी जो है, सी ये है, ये हमारी सी, ये कितनी दूरी तय कर लेती? तो भाई इसी पॉइंट पे मार्क करना पड़ेगा, यहां पर इस पॉइंट पे ये कितनी दूरी तय कर चुकी है। तो ये हो गया कितना? तो ये 8 से थोड़ा सा कम है, और अगर यहां से देखेंगे तो 1.2 से भी थोड़ा सा कम है, यानी ये वाला पॉइंट है और इधर साइड में यहां पर पॉइंट आएगा। तो ये कितनी दूरी तय कर लेती भाई? तो इसकी दूरी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये करीब करीब होगा, ये 9 किलोमीटर के करीब ये दूरी तय कर लेती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन डी क्वेश्चन पे। डी जो कह रहा है वो कह रहा है जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। भाई जब बी है ना, बी ये जब सी से गुजरती है, तो बी जब सी से गुजरेगी तो बी यहां पे गुजर रही है सी से, बी यहां पे गुजर रही है करीब। ठीक, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। बी जो है सी से जो गुजर रही है वो है भाई पॉइंट करीब यहां पे, ये एक पॉइंट हो गया जब ये गुजर रही है। तो इस समय बी जब सी से गुजर रही है तब उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर ली? भाई बी तब तक कितनी दूरी तय कर ली? तो बी तब तक जो दूरी तय कर रही है वो करीब करीब अगर ग्राफ देखते हैं तो 5.5। ठीक है, ये पूरी किलोमीटर में दी है तो अपन ने किलोमीटर में रखा। ये देखिए ये 4 है और ये 8 है, तो ये इसके बीच में ये करीब 5.5 तक में ये दूरी तय कर लेगी। ठीक है, चलिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और ग्राफ में भाई ये जो वैल्यूज जैसे मैंने अभी इसमें पुटअप किए थे, तो उसके लिए बहुत बड़ी डील नहीं है, ये गिन गिन करके वैल्यूज पुटअप की जाती है। जैसे ये 0 से 4 लिखा हुआ है तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो मतलब एक लाइन की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर ली जाती है। 4 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो एक लाइन की वैल्यू मिल जाएगी और इसी बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए
बढ़ता हूं मैं अपने प्रश्न संख्या 7 के ऊपर, और यह कहता है भाई 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण दर से बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, ये इससे क्या करेगा भाई, एक बॉल को गिराएंगे तो पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी ना, इस बॉल को नीचे गिराएंगे तो पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी। तो जब पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है तो यहां पर दिया गया है कि भाई जो हाइट है, हाइट कितना दे दिया गया, 20 मीटर। अच्छा, जो त्वरण है वो कितना दे दिया गया भाई, तो वो दे दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाइट से गिर रही है, अब बढ़ भी रही है, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, मंदन नहीं हो रहा ना, गिर रही है ना, बढ़ रही है। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, मतलब एक तो फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए और कितने समय पश्चात, मतलब एक टाइम भी बता दीजिए। अच्छा, u कितना हो जाएगा, तो मैं कह लेता हूं 0। क्यों कह लिया, क्योंकि यहां पे रखी थी और इसको गिराया जा रहा है, तो भाई शुरुआत में इसका वेग कितना होगा, 0। तो चलिए एक एक करके निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं, मुझे t चाहिए, है ना, और v दिया नहीं है, u है, u 0 है, v दिया नहीं है और t चाहिए। तो भैया किस वाले इक्वेशन से निकालें, तो मुझे जो उम्मीद लगती है कि भाई a अगर दे दिया तो मुझे निकालना चाहिए किससे, यहां पर h मतलब क्या कह लूंगा, s। तो भाई मुझे दिख रहा है सेकंड इक्वेशन से निकल जाएगी। s इक्वल्स टू एक काम करते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, at का इनफैक्ट gt कर देते हैं, है ना, ये त्वरण है भाई, ये क्या है, त्वरण। अब क्या कर दें, तो s की जगह पे रख दीजिए भैया 20, u कितना है तो 0, तो ये सब 0 हो गया। हाफ ऑफ gt मतलब कितना भाई, हाफ ऑफ 10, और t तो निकालना ही था। तो इसको इधर चलते हैं, काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा ये 20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5t स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, t स्क्वायर इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, पंचों के 20, t मतलब कितना भाई, अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना, 2, मतलब टाइम कितना निकल गया, 2 सेकेंड। अर्थात यूं कहूं कि जो समय लगने वाला है, किसमें समय लगने वाला है भाई, उसको आकर धरातल पे टकराने में वो लगने वाला है सिर्फ 2 सेकंड, 2 सेकंड में आकर टकरा जाएगी। अब निकालना फाइनल वेग, तो भाई प्रथम समीकरण v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको लगा देते, v इक्वल्स टू u प्लस at। इनफैक्ट यहां पर भी मैं बात कर लूं तो gt, है ना, ये g इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो त्वरण है ना, अगर अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के टर्म में, जब पृथ्वी खींच रही है तो भैया ये g हो जाता है और कुछ नहीं। तो यहां पे v निकालना ही है, u की वैल्यू 0 दी हुई थी और g जो दिया हुआ है वो 10, और टाइम हम निकाल के ला रहे हैं 2 सेकेंड, तो 10 इंटू 2, अल्टीमेटली आपके पास आ गई क्या, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यह निकल गई फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए तो भाई इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न यह है, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया, ये रहा, ठीक है। अब पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित करिए। तो ठीक है भाई, 4 सेकंड पे ना, ये रही 4 सेकंड। अब इसको छायांकित करना है, तो भैया इसको क्या किया हमने, ये और ये, अब इसको कलर कर दीजिए, ये कर दिया भैया कलर, ये जो सेगमेंट है, ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है, ये पूरा ही सेगमेंट, ये इतना सा पूरा सेगमेंट, ये क्या है भाई, तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये है उसके द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि चाल है और समय। अब मुझे इसको निकालना क्या होगा भाई, तो इसका निकालना होगा क्षेत्रफल। ये मुझे पूछा गया ना कि पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती, तो कर्व के अंदर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वही तो बताएगी दूरी के बारे में। तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, मतलब अगर क्षेत्रफल का सूत्र बेसिकली बात करें तो यहां पे क्या लगाऊंगा, तो देखिए दिए गए ग्राफ में सूत्र अगर लगाते हैं तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर दिया, तो भाई इसको अगर मैं पूर्ण करता तो ये आधा वृत्त इधर बनता और आधा ही वृत्त इधर बनता, ये पूरा एक वृत्त बन जाता। तो ये पूरा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, इसका 1/4 है। ये वृत्त का कितना हिस्सा है भाई, सिर्फ 1/4। ऐसा देखिए ना, इसको मैंने जोड़ दिया, सिर्फ इतना ही तो दिख रहा है।
अब अगर आपको इतना दिख रहा है सिर्फ 1/4, तो भैया 1/4 के लिए क्या करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन 4। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब पाई की वैल्यू की भी बात कर लेता हूं, तो 22/7 गुणे 4 गुणे, ठीक है, 22/7 पाई हो गया, 4 जहां था वहां का वहां है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के लिए क्या करें, तो भाई ये जो है ये आर ही तो है, ये त्रिज्या ही तो होगी, तो क्या कर दे भाई, तो ये कर देते हैं 4 गुणे 4 आर स्क्वायर ना, 4 गुणे 4, एक 4 से एक 4 कट गया। अब क्या कर दे भाई, तो अब कर दीजिए 22 से, पहले तो चाहे तो कटा लीजिए इसको, तो 7 या 21, 1 10 मतलब 0.1, 4 से करेंगे तो 4 और चलती 12, 1 मतलब 12.4 मीटर। ये हो गया हमारी इसके द्वारा तय की गई दूरी। कैसे निकाले भाई, तो क्षेत्रफल जो होता है वो हमको दूरी देता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या देता है, दूरी, और कहा गया था 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में ये हो गया। अब इसके बाद पूछा जा रहा है अपने से कि ग्राफ में कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है, बी पॉइंट। तो भाई यहां के बाद ये करीब 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद वो एक समान से चले जा रहा है। अब कोई चेंज हो रहा है क्या, कोई बदलाव हो रहा है क्या, कि भाई आप समय बढ़ा रहे हैं तो चाल बढ़ रहा है। यहां देखिए ना, यहां बदल रहा था, यहां समय बढ़ता गया तो बदलने लगा, लेकिन यहां के बाद 6 सेकंड के बाद तो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो भैया 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद जो चल रही है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, यहां पे कुछ नहीं बदल रहा। ठीक, चलिए, तो भाई इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दें। ठीक है भाई, तो कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। भाई एक ऐसी कंडीशन बताइए जिसका त्वरण नियत हो परंतु उसमें वेग शून्य हो। तो भाई ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए। इसको ऊपर की तरफ फेंक दीजिए, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो क्या होगा भाई, तो अधिकतम ऊंचाई पे, यहां पे देखिएगा, इसको फेंका, अधिकतम ऊंचाई कब होगी, अधिकतम ऊंचाई यहां पे इसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0। वेग कितना हो गया, 0। और त्वरण है, त्वरण कौन सा भाई, इसके ऊपर जो पृथ्वी लगा रही थी जी, वो अभी तो लगी रहा है ना इसके ऊपर, लेकिन सबसे ऊंचाई पे चला गया तो इसका जो त्वरण है वो जी लग रहा है, ऊंचाई पे चला गया तो वेग जो है वो 0 हो गया, है ना, क्योंकि अगर वेग होगा तो और ऊपर जाता जाएगा ना, तो इसमें अब वेग नहीं बचा, वेग का मान कितना हो गया, 0, लेकिन त्वरण अभी भी इस पे काम कर रहा है। तो ये हो गया भाई पहला। दूसरा, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, है ना, तो भाई इसका उदाहरण है वृत्तीय गति। इसका उदाहरण क्या है, वृत्तीय गति। ये वाले क्वेश्चन जो वृत्तीय गति का है, इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है, देखना है, तो भाई ये हमने किया हुआ है कार्य तथा ऊर्जा में। कार्य तथा ऊर्जा में हमने इसकी डिस्कशन की हुई है कि वहां पे वृत्तीय गति करते से क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है भाई कि अगर निश्चित दिशा में गति करियो, ठीक है, जैसे कोई सैटेलाइट की गति की मान लीजिए और पृथ्वी उसके ऊपर जो बल लगा रही है, तो भाई इसके ऊपर लग रहा है इधर है, ठीक है ना, मतलब जो त्वरण है ये लंबवत हो रहा है और गति इधर हो रहा है। त्वरण जो है इस पे जी जो है वो इधर की तरफ काम कर रही है और जो ये गति करता है वो बाहर की तरफ काम करता है, इसीलिए तो ऐसा वो गोल गोल घूमता रहता है हर जगह। वी इधर है और जी इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। अगर यहां पे भी ये सैटेलाइट पहुंचा तो जी इसको सेंटर की तरफ खींच रही है और वी इधर बाहर की तरफ चल रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है भाई, ये परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया भाई एग्जाम्पल भी कि सैटेलाइट जैसे गति करता है उस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न में। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसकी द्वारा चाल की परिकलन कीजिए। देखिए कुछ ऐसा है भाई, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या दे दी गई, ये यहां पे ये हो गया हमारा कोई ग्रह, है ना, पृथ्वी मान लेते हैं, और यहां पे हमारा क्या, उपग्रह। हम दोनों के बीच की, मतलब पृथ्वी और उपग्रह के बीच की दूरी कितनी है भाई, तो ये है हमारी 42250। कितनी है, 42250 किलोमीटर। अच्छा ये किलोमीटर में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब 24 घंटे में वो कर रही है परिक्रमा, ठीक, 24 घंटे में क्या करे भाई, एक बार घूम जा रही है।
तो अब एक काम कर लेते हैं, पहले तो ये 42250 किलोमीटर को इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो कितना हो जाएगा भाई 42250, है ना, 42250 इंटू 1000 मीटर, मतलब 42250,000 मीटर। अच्छा, दूसरा इसके बाद क्या है 24 घंटे, तो घंटे को अगर आप चेंज करेंगे तो 24 घंटे को अगर चेंज करते सेकंड में तो कैसे होगा भाई, तो 24 घंटा इसमें कितना मिनट होगा, तो 60 मिनट का 1 घंटा और 60 सेकंड, ये हो जाएगा हमारा क्या कुल समय। भाई इतनी देर में ये पूरी परिक्रमा करे। अच्छा, तो ये तो हुई क्या भाई त्रिज्या, मुझे क्या निकालनी है, तो मुझे निकालनी होगी क्या ये पूरी परिधि, है ना, मुझे क्या चाहिए चाल। तो चाल बराबर अगर यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं कि दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है परिधि, क्या हो जाएगी परिधि बटा समय। अब परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, तो 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर अपॉन टी। अब 2 पाई आर करके देखते हैं, तो 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू ये पूरी वैल्यू 4 2 2 5 पे 4 गुण 0 4 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें भाई, तो नीचे है टाइम, टाइम कितना है भाई 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका आंसर पाएंगे 3073.74 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या निकल गई इसकी चाल। नो डाउट इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि वो एक रियल वैल्यू है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको सेम आंसर मिलेगा। तो चलिए भाई, यहां तक हमारा ये जो अभ्यास प्रश्न है ये भी होता है समाप्त। और अब हम कर चुके हैं अपने दोनों ही पार्ट को मिलाकर के पूरी तरीके से कंप्लीट इस चैप्टर को। हमने इसमें लगभग सब कुछ देख लिया है, सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे याद हो चुके हैं, क्योंकि हमने हर एक छोटे बड़े एस्पेक्ट्स को देखा था। तो ऐसा ही हमने टारगेट अपना फिक्स किया था सेशन को स्टार्ट करते समय, वो आप तक पहुंच चुकी है और आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से हो चुका है याद, और सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। मतलब हम अब बिल्कुल रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं इससे रिलेटेड आगे होने वाले अपने एग्जाम्स के लिए या फिर कहीं पर भी पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए। तो भाई और चैप्टर्स और वीडियोस और सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें, तो और सब्जेक्ट्स के लिए हमको करना है सर्च बार में magnetbrains.com सर्च, वहां पे आपको इस तरीके का पेज मिलेगा जहां पर आपको लाइव सेशंस के अपडेट्स मिलते रहते हैं हर समय, जिससे कि आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, समझ सब कुछ लिया, लेकिन भैया डाउट कहां पूछने जाएं, किसको पूछे डाउट्स, तो डाउट्स पूछने के लिए आपको और बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम जुड़ते हैं आपके साथ में लाइव, और उसके अपडेट्स आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहां पे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके अपने कोर्स को सेलेक्ट करने के, जैसे सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे पास आपके लिए एक्सक्लूसिवली सभी चैप्टर्स के पूरी वीडियोस अवेलेबल हैं। ओलंपियाड या एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको टैप करके जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस पर टैप करेंगे, आपकी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। जैसा कि अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, आपने टैप किया, आपको यहां पे आपके सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, टैप करेंगे वॉच नाउ पे, तो वॉच नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड सभी चैप्टर सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको यहां पे दिख जाएंगे। आपको यहां पर टैप करना है, इसके बाद आपको मिल जाती है वहां पे इस चैप्टर से जुड़ी सभी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में। मतलब आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम पूरी एनसीईआरटी का पूरा ही पाठ्यक्रम कंप्लीट कर रहे हैं। आप जैसे ही प्ले करेंगे आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आप वीडियो को नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लाइक ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई तो यहीं से नेक्स्ट जा सकते हैं। आपको अलग से भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं पर भी वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाता है कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो किस किस सेगमेंट्स में गिवन है। चलिए, तो आप अगर ये सब कुछ कर चुके हैं जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो अभी के लिए आप इस जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि
मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक। मतलब यहां पे सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही चैप्टर्स एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप तक लाया जा रहा है। तो बने रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।